जन्म दिया। हर किताब में कहानी होती है, कोई ना कोई कहानी होती है, लेकिन हर किताब लिखने के पीछे भी एक कहानी होती है। इस किताब को जब मैंने लिखने के बारे में सोचा तो मेरा केवल एक मकसद था, देश के लोगों को एक सरल भाषा में यह समझाना कि केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस, जिसे आप आम आदमी पार्टी मॉडल ऑफ गवर्नेंस भी कह सकते हैं, वो वास्तव में क्या है, इसके सिद्धांत क्या है, इसकी विचारधारा क्या है। और जो जैसे हम अक्सर कहते हैं कि हमारा मकसद है राष्ट्र निर्माण करना, तो कैसे होगा इस मॉडल ऑफ गवर्नेंस से राष्ट्र निर्माण, यह मेरा मकसद था। यह किताब में जो इवेंट्स का डिस्क्रिप्शन किया गया है उसकी शुरुआत 2015 में होगी। हम सब जानते हैं कि आम आदमी पार्टी का जन्म 2012 में हुआ। 2015 में पूर्ण बहुमत से, ऐतिहासिक बहुमत से दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी और यही इतिहास 2022 में दोहराया जब पंजाब में ऐतिहासिक बहुमत से पंजाब इतिहास 2022 में दोहराया जब पंजाब में ऐतिहासिक बहुमत देखते हैं पीछे मुड़ के तो आपको ये पता चलेगा कि ये कोई भी चमत्कार से कम नहीं है। ये सब कैसे हुआ? मुझे याद है 2015 में जब दिल्ली का चुनाव चल रहा था तो अरविंद केजरीवाल जी ने एक नारा दिया था, व्यवस्था परिवर्तन का नारा। तब मैं आम आदमी पार्टी से जुड़ा नहीं था, मैं बाहर था, लेकिन मैं ये सोच रहा था कि पहली बार देश में कोई नेता आया जो चुनाव के टाइम पे, पहला चुनाव उनका, चुनाव के टाइम पे इस स्कीम या उस स्कीम की बात नहीं कर रहा, वो कर रहा है बात कि हमें पूरी की पूरी व्यवस्था को बदलना होगा। और यह बात दिल्ली के लोगों के दिल को छू गई। वो सब जानते थे कि जितनी भी पिछली सरकारें थीं, उन्होंने आम लोगों की जरूरतों पर कुछ ज्यादा काम नहीं किया था। कहीं कोई फ्लाईओवर बना दिया, कहीं पे कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर बना दिया, लेकिन यह क्यों था कि 70 साल की आजादी के बाद भी सरकारी स्कूलों का हाल अगर आप देखें तो वो टूटे फूटे थे। केवल गरीब के बच्चे सरकारी स्कूल में क्यों पढ़ते थे? सरकारी अस्पताल में मरीज तो थे, लेकिन डॉक्टर और दवाइयां कभी नहीं मिलती थी। पानी की पाइपलाइन आधी आबादी तक नहीं पहुंचती थी। बिजली के लगातार पावर कट होते थे, लेकिन फिर भी हर साल बिजली के बिल बढ़ते थे। यह मैं 2015 में दिल्ली की बात कर रहा हूं, कहीं यूपी और बिहार की बात नहीं कर रहा। 2015 में ये हालात थे दिल्ली के। अरविंद जी का यह मानना था कि व्यवस्था परिवर्तन तभी होगी जब अच्छी नीयत वाले, ईमानदार और पढ़े लिखे लोग सरकार चलाएंगे। तब जैसे मैंने कहा, मैं सरकार के बाहर था, आम आदमी पार्टी का एक वॉलंटियर था, लेकिन यह बात मेरे दिमाग में एक तरह से फिट हो गई। मेरा जुड़ाव भी आम आदमी पार्टी के साथ सही मायने में 2015 में ही शुरू हुआ। पहले 2 साल मैं पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी की टीम में एज एन एडवाइजर मैंने काम किया सरकार में, और फिर उसके 7 साल उसके अगले 7 साल मैंने दिल्ली सरकार की जो पॉलिसी थिंक टैंक है, डायलॉग एंड डेवलपमेंट कमीशन ऑफ दिल्ली, उसके उपाध्यक्ष के रूप में काम किया। और इसी दौरान मेरा यह सौभाग्य था कि मैंने एक ऐसे गवर्नेंस मॉडल को जन्म होते हुए देखा जो मुझे क्लियरली पता था। मैं पॉलिसी का स्टूडेंट रहा हूं, मैंने कई सारे देश विदेश की ऑर्गेनाइजेशंस में भी काम किया है। मैंने एक ऐसे गवर्नेंस मॉडल को जन्म होते हुए देखा जो देश ही नहीं दुनिया में यूनिक है, केजरीवाल मॉडल। व्यवस्था परिवर्तन का जो नारा अरविंद जी ने 2015 में दिया था, उसको साकार होते हुए मैंने अपनी आंखों के सामने देखा। तो मुझे यह जरूर लगा कि इस मॉडल को एक्यूरेटली कैप्चर करना, सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ कैप्चर करना बहुत जरूरी है। हम सबको पता है कि इस देश में भूलने की बड़ी बीमारी है, और अगर कुछ चीजें अगर याद भी हो जाती है तो गोदी मीडिया या तो सोशल मीडिया उसे भुला देती है।
तो मुझे ये लगा कि इस किताब का आना बहुत जरूरी था। केजरीवाल मॉडल ने, इस किताब में जैसे मैंने इसका जिक्र किया है कि केजरीवाल मॉडल ने दिल्ली में ऐसे मुकाम, ऐसे माइलस्टोन हासिल किए जिसे सुनकर देश के अधिकतर लोगों को आज भी विश्वास नहीं होगा। और सबसे अच्छी बात है कि इस मॉडल का सिलसिला आज पंजाब में जारी है, लगातार आगे बढ़ रहा है। उदाहरण के तौर पे मैं बस 3-4 बातें कहना चाहूंगा। क्या आप कभी सोच सकते हैं कि अच्छे से अच्छे प्राइवेट स्कूल से बच्चे अपना एडमिशन कटाकर सरकारी स्कूल की भर्ती के लिए लाइन पे लगेंगे? कभी आपने ऐसा सोचा होगा? दिल्ली में 10 साल के अंदर दिल्ली के सरकारी स्कूल का एनरोलमेंट 15 लाख हुआ करता था, 18 लाख जाकर पहुंचा। 3 लाख बच्चों ने प्राइवेट स्कूल छोड़कर सरकारी स्कूल में आ गए। हमने कई सारे दर्जनों स्कूल्स ऑफ स्पेशलाइज्ड एक्सीलेंस खोले। और 2024 का मैं एक आंकड़ा आपको बता दूं जिससे सुनकर आपको हैरानी होगी। कुल हर साल 6000 सीटों पर एडमिशन होता है स्कूल्स ऑफ एक्सीलेंस का। आपको यह सुनकर ताजुब होगा कि 2024 में इन 6000 सीटों के लिए 1,45,000 आवेदन आए, एप्लीकेशंस आए। मतलब 4% जो सिलेक्शन रेट है वो हार्वर्ड का भी नहीं है, येल का भी नहीं है, लेकिन दिल्ली के सरकारी स्कूल्स ऑफ एमिनेंस का है। क्या आपने कभी सोचा होगा पहले कि भारत में सभी को, अमीर हो या गरीब हो, उसको अच्छा और मुफ्त इलाज मिलेगा? यह काम हमने दिल्ली में कर दिखाया। और खुशी की बात है कि यही मॉडल अब पंजाब में भी लागू हो गया है, बड़े स्केल तक लागू हो गया है। और आज सुबह माननीय मुख्यमंत्री और अरविंद केजरीवाल जी ने अनाउंसमेंट करी कि पंजाब में 10 लाख रुपए का हेल्थ इंश्योरेंस कवर हर एक जने को हम मुहैया कराएंगे। तो एक हिसाब से केजरीवाल मॉडल ऑलरेडी पंजाब में लागू बहुत बड़े हद तक हो गया है। क्या हमने सोचा था कि सबको 24 घंटे बिजली और मुफ्त बिजली मिल सकती है? आप सोचिए, पंजाब में किसानों को मुश्किल से 4-4 घंटे, 6-6 घंटे बिजली मिला करती थी पहले। आज कहीं पे भी चले जाइए पंजाब में, 8 घंटे से कम कहीं पे भी आपको फार्म में बिजली उससे कम मिलती ही नहीं है, उससे ज्यादा ही मिलती है। सारे बाकी शहरों की भी बात कर ले तो बिजली की व्यवस्था बड़े स्तर तक ठीक हो गई है और उस पर भी काम लगातार जारी है। और एक जो हमारा वादा है केजरीवाल मॉडल के अंदर कि क्या हर व्यापारी को एक करप्शन फ्री एनवायरनमेंट मिल सकता है? पंजाब में आपने देखा पिछले महीने हमने एक फास्ट ट्रैक पंजाब पोर्टल लॉन्च किया, जिसमें सरकार ये गारंटी देती है कि जितने भी आपके अप्रूवल्स हैं 45 दिनों के अंदर आपको मिल जाएंगे, किसी को भी 1 रुपया देने की जरूरत नहीं है। और अगर नहीं मिला तो आपको डीम्ड अप्रूवल मिल जाएगा। ये तभी ये सारी चीजें हो सकती है जब कोई ईमानदार और पढ़ी लिखी सरकार हो। और यही अगर आप पूछे कि केजरीवाल मॉडल का बेसिस क्या है, बेसिस यही है। आप इस मॉडल में क्या क्या काम हुए, अगर मैं यहां पे 10 लोगों से पूछ लूं, आप सब गिना देंगे कि काम क्या हुए। लेकिन ये काम कैसे हुए, कैसे पढ़े लिखे लोगों ने किस तरीके से नीतियां बनाई, उसको जमीन पे ले जाने के लिए कितनी मेहनत हुई, क्या क्या बाधाएं आई, और उस बाधाओं के बावजूद जो जो माइलस्टोन्स, जो जो अचीवमेंट्स हुई, उसके बारे में मैंने इस किताब में लिखा है। मुख्य तौर पे इस किताब में मैंने 6 सेक्टर्स का जिक्र किया है: बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, ट्रांसपोर्ट और एयर पोल्यूशन। मेरा मकसद इन सारे सेक्टर्स में जो काम हुए हैं केवल वो गिनाने का नहीं था। जैसे मैंने कहा कि इस रिफॉर्म्स के पीछे क्या विचारधारा थी, क्या सिद्धांत थे, और इसको कैसे हमने ग्राउंड पे डे टू डे बेसिस पे कैसे इंप्लीमेंट किया, क्या मेहनत गई, कहां कहां बाधा आई, ये सारी चीजें इस पे रिकॉर्डेड है। और इस किताब में मैंने इन सारे सेक्टर्स को लेके, जो 6 सेक्टर्स की मैंने बातें करी, इन सारे सेक्टर्स को लेके एक नेशनल रिफॉर्म रोड मैप कैसे हो सकता है उसके बारे में भी लिखा है। एक इंटरेस्टिंग चीज है कि देश में एक तरफ जब केजरीवाल मॉडल है तो दूसरी तरफ जो दूसरी विचारधारा है वो बिल्कुल उसके पलट है, बिल्कुल उसकी ऑपोजिट है, और वो है मोदी मॉडल, जिसको कई लोग गुजरात मॉडल्स के नाम से भी जानते हैं। एक तरफ है केजरीवाल मॉडल जो आम लोगों की जरूरतों पर काम करती है, और दूसरा है मोदी मॉडल
जो किसके लोगों के काम करते हैं? अपने बड़े बड़े मित्रों के, लोगों के और बड़े बड़े व्यापारियों के। आपको ये जानकर ताजुब होगा कि जहां पे केजरीवाल मॉडल शिक्षा, स्वास्थ्य, तमाम ऐसे सेक्टर्स पे पैसा खर्च करती है, मोदी मॉडल में शिक्षा और स्वास्थ्य है ही नहीं। वहां पे केवल और केवल, आपको एक आंकड़ा मैं आपको बता दूं, पिछले 10 सालों में 16 लाख करोड़ लोन बड़े बड़े उद्योगपतियों के माफ हुए हैं। एक भी उद्योगपति बता दीजिए जिसको जेल भेजा गया हो लोन ना चुकाने के ऊपर। पिछले 10 साल का अगर मैं रिकॉर्ड बता दूं तो केंद्र सरकार जो खर्चा कर रही थी 2014-15 में एजुकेशन में, वो करीबन 5% होता था उनके बजट का। आज वो घट के 3% हो गया है। देश की आबादी बढ़ रही है लेकिन हमारा खर्चा एजुकेशन में कम होते जा रहा है। 2014-15 में केंद्र सरकार अपने बजट का केवल 3% हेल्थ केयर में स्पेंड करता था, स्वास्थ्य में स्पेंड करता था। आज वो घटकर 2% हो गया है। तो जिस दिशा में देश जा रहा है वो मॉडल और केजरीवाल मॉडल में जमीन आसमान का अंतर है। और मेरा यह मानना है कि अगर कोई भी गवर्नेंस मॉडल भारत को एक विकसित देश बना सकता है या सही मायने में विश्व गुरु बना सकता है, वो है केजरीवाल मॉडल। मैं फिर से आप सबका धन्यवाद करता हूं, स्वागत करता हूं आज के इवेंट में आने के लिए। जाने से पहले मैं, एक बुक लिखने के पीछे एक लंबी प्रक्रिया होती है। कई लोगों ने इसमें बड़ा सहयोग किया, उनका कंट्रीब्यूशन रहा। सबसे पहले मैं धन्यवाद करना चाहूंगा अरविंद केजरीवाल जी और मनीष सिसोदिया जी का कि उन्होंने 2015 में, जब से मेरी पहली मुलाकात जुलाई, मुझे पता है एग्जैक्टली 10 साल पहले जुलाई 2015 में मनीष जी के साथ हुई थी, और एक मीटिंग के बाद मैंने मुड़ के कभी नहीं देखा कि मुझे इनके साथ अटैच होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। और मैं उनका शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने जितनी भी जिम्मेदारी दी, जितने भी मुझे अपॉर्चुनिटीज दी, उसी की बदौलत आज मैं ये किताब भी लिख पाया और जो चीज मैं कर पाया हूं उसके लिए मैं उनका बहुत शुक्रिया करता हूं। दूसरा, इस किताब की जो कहानियां हैं, जो सक्सेसेस हैं, अचीवमेंट्स हैं, हमारे नेता अरविंद केजरीवाल जी की सोच है, विजन है, लेकिन उसको जमीन पे उतारने के लिए मैं मानूंगा दिल्ली में हमारे जितने भी एमएलएज हैं, मंत्री हैं, और पंजाब में जो ये मॉडल लागू हो रहा है, तमाम मंत्री, तमाम एमएलए, तमाम पार्टी के साथी ये इसके हकदार हैं। ये इसके सही मायने में इनकी अचीवमेंट है, जिसके कारण ये केजरीवाल मॉडल ग्राउंड पे हर किसी के घर तक पहुंच पाया है। तो मैं आप सबका भी धन्यवाद करता हूं। और अंत में फिर से मैं इस बुक के पब्लिशर यूनिस्टार पब्लिकेशंस और रोहित जैन जी, जिन्होंने खास करके इस बुक को बहुत ही एक्साइटेड तरीके से टेकअप किया प्रोजेक्ट और इसको नतीजा दिया। दीपक बाली जी आज हमारे सामने खड़े हैं, इनकी भी बहुत अहम भूमिका रही है। शुरुआत से इन्होंने ये पूरा हैंडहोल्ड किया, ये पूरा प्रोजेक्ट, इस किताब की प्रूफ रीड्स करना, देखना कि ये सही तरीके से इसका ट्रांसलेशन हो रहा है और सारा कोऑर्डिनेशन करने में। तो आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आप सबका फिर से दिल की गहराई से शुक्रिया। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद जैस्मिन शाह जी। बहुत एक वर्तमान भारत च किहड़ी चीज़ ठीक है साडे लई, ਉਹਦਾ ਸਾਨੂੰ बहुत ठीक तरीके ਨਾਲ जानकारी ਦਿੱਤੀ। किस तरह मोदी मॉडल एजुकेशन और हैल्थ के बजट्स ਨੂੰ ਘਟਾ ਰਿਹਾ, बहुत ਚੁਕਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਸੋ मैं इस तो बाद प्रोग्राम ਨੂੰ ਅਗਾਂਹ ਤੋਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ एक ऐसे शख्स ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ विद्या के खेत्र च नाम बहुत सत्कार वाला नाम है, जिन्हां ने आम घरां दे बच्चियां दी जिंदगी बदल दी, उन्हां लई एक नायक दा रूप हमेशा काम करने वाले मनीष सिसोदिया जी नूं बेनती करदा कि वो दिल्ली मॉडल दे अपने गवर्नेंस एक्सपीरियंस साडे नाल साझे करन। बहुत बहुत धन्यवाद दीपक बाली जी। मंच पर उपस्थित हम सबके प्रेरणा स्रोत और जिनके नाम से कुछ अक्षर उठा के ये बुक लिखी गई है, मैं ऐसा कहूँगा। इस बुक को टाइटल दिया गया है अरविंद केजरीवाल जी, और अरविंद केजरीवाल जी के विज़न, मिशन पर आगे बढ़ रहे, पंजाब की गवर्नेंस को आगे बढ़ा रहे मुख्यमंत्री के रूप में भाई भगवंत मान जी, यहाँ पर उपस्थित सभी
मिनिस्टर्स, एमएलएज, ऑफिसर्स, जर्नलिस्ट्स, बहुत सारे पुराने मित्र मेरे मीडिया के भी यहाँ बैठे हुए हैं, सबको बहुत बहुत नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ अपने मित्र जास्मीन जी को कि उनकी किताब का ये पंजाबी ट्रांसलेशन, और बल्कि पंजाबी वर्जन, ट्रांसलेशन शब्द बहुत अन्याय होगा किसी भी किताब के लिए, वो आज लॉन्च हुआ है। और इसके पीछे, जहाँ पूरे काम के पीछे एक विज़न होता है, किताब के पीछे भी एक विज़न है। मैं देख रहा था ये किताब, मैं पंजाबी पढ़ने में गरीब हूँ थोड़ा सा, पर फिर भी मुझे अंदाज़ा तो लग ही गया, केजरीवाल मॉडल और नीचे जास्मीन शाह, इतना तो मैं भी समझ रहा था। मैंने बाजू में बैठे अरविंद केजरीवाल जी से पूछा कि इस पे क्या लिखा हुआ है। मुझे लगा शायद अरविंद केजरीवाल जी तो नहीं बता पाएंगे, मान साहब बताएंगे, पर अरविंद केजरीवाल जी ने पंजाबी में पढ़ के मुझे बताया कि विकसित भारत के निर्माण ਲਈ नया नक्शा। मैं बहुत खुशनसीब मानता हूं अपने आप को, खासतौर से इस किताब के बारे में बोलते हुए, क्योंकि इसमें दो नाम जो हैं, एक तो केजरीवाल मॉडल, तो अरविंद केजरीवाल जी मेरे 25-30 साल से हम दोनों मित्र हैं, मेरे गुरु के रूप में वो हमेशा मेरा मार्गदर्शन करते रहे हैं, और राजनीतिक गुरु के रूप में मुझे हमेशा उन्होंने दिशा दिखाई है कि आगे कैसे चलना है। और इस पे किताब लिखने वाले जास्मीन शाह जी मेरे मित्र हैं, और जैसा उन्होंने खुद बताया 2015 से हम बहुत एक क्लोज टीम की तरह से ऐसे काम कर रहे हैं जैसे हम बने ही एक दूसरे के साथ काम करने के लिए हैं। तो इस अवसर पे बधाई है। मैं सोच रहा था कि क्योंकि मैं पंजाबी पढ़ नहीं पा रहा था, और मैं सोच रहा था कि आगे कुछ लिखा तो है तो किताब के बारे में ही लिखा होगा, तो मैंने कहा क्या लिखा होगा इस पे, या केजरीवाल मॉडल क्या है। मैं अपनी व्याख्या बता सकता हूं, बाकी लेखक ने और पब्लिशर ने जो भी उसके बारे में ऊपर लिखा है। मेरे लिए केजरीवाल मॉडल आम आदमी की राजनीति और गवर्नेंस का मॉडल है, आम आदमी के लिए राजनीति और गवर्नेंस का मॉडल, और इसके साथ साथ देशभक्ति और एक विजन से भरी हुई गवर्नेंस का मॉडल है। आम आदमी के लिए राजनीति और देशभक्ति और एक विजन से, दूरदर्शी विजन से भरी हुई गवर्नेंस का मॉडल है। क्योंकि इसके दो, मतलब हम जब गवर्नेंस की बात करते हैं या विकास के मॉडल की बात करते हैं तो खाली एक मॉडल से एक शब्द से समझ नहीं आता विकसित भारत। इसमें लिखा है विकसित भारत। भारत क्या है? भारत तो भारत के लोग हैं ना, सबसे पहले तो सबसे पहले तो केजरीवाल मॉडल डिकोड होता है आम आदमी की जिंदगी में। कि एक आम आदमी पैदा होने पे जो पहली सांस लेगा, तब से लेकर आखिरी सांस तक, जब तक वो जिएगा, उसकी जिंदगी के ताने बाने में गवर्नेंस का मॉडल तो कोई ना कोई रहेगा। धरती के जिस कोने पे भी रहता होगा, जिस युग में भी रहता होगा, उसके इर्द गिर्द किसी ना किसी गवर्नेंस का एक मॉडल उसकी जिंदगी के ताने बाने में रहता है। केजरीवाल जी का राजनीति और गवर्नेंस का मॉडल पार्ट 1 ये है, या एक साइड ये है कि आम आदमी के इर्द गिर्द गवर्नेंस कैसी होगी, वो उसके जीने में कैसे मदद करेगी, वो उसकी ग्रोथ में कैसे मदद करेगी, वो उसके स्वस्थ रहने में कैसे मदद करेगी, वो उसकी हैप्पीनेस में कैसे मदद करेगी, वो उसके पैसे कमाने में कैसे मदद करेगी, और वो उसको पैसे खर्च करने में कैसे मदद करेगी, पैसे बचा के खर्च करने में, सहूलियत से खर्च करने में कैसे मदद करेगी एक आम आदमी के लिए। अब आप इसको डिकोड कर सकते हैं चारों तरफ से कि एक आम आदमी पैदा होगा, स्वास्थ्य सुविधाएं कैसी होंगी गवर्नेंस की, एक आम आदमी आगे बढ़ेगा, एजुकेशन कैसी होगी, एक आम आदमी आगे बढ़ेगा, कमाने लगेगा तो कमाई के अवसर कैसे मिलेंगे उसको, वो आगे बढ़ेगा और आगे बढ़ेगा तो कमाई के अवसर में जब उससे टैक्स लिया जाएगा, उसके टैक्स का कैसा इस्तेमाल होगा, वो सारी कमाई बिजली के बिलों में लुटा देगा या कुछ अपने बच्चों की वेलफेयर पे, उनकी खुशहाली पे खर्च करेगा और सरकार बिजली सस्ती दे देगी, पानी सस्ता दे देगी, पढ़ाई ठीक से करा देगी, इलाज सस्ता करा देगी। तो ये सारा मॉडल एक आम आदमी की जिंदगी के इर्द गिर्द का मॉडल है। ये इसका एक साइड है।
और इसके दूसरी तरफ आप देखेंगे, इसको दूसरी तरफ से आप देखेंगे तो आपको इसमें देश दिखाई देगा, भारत दिखाई देगा। कैसे भारत एक विकसित देश बने, इसमें जो कुछ भी इस किताब में आई एम श्योर वही लिखा गया है जो हिंदी और अंग्रेजी के ओरिजिनल जब लिखी गई थी उसमें लिखा गया होगा। मैंने दोनों वर्जन पढ़े हैं और मेरी खुशनसीबी है कि उसमें जो कुछ लिखा गया है इस किताब में, उसमें से बहुत सारी चीज़ों में मैं एक डूअर के रूप में, एक प्लेयर के रूप में, एक पार्टिसिपेंट के रूप में शामिल रहा हूं। तो वो सारी चीज़ें अमल में कैसे आएंगी देश के विकसित बनाने में, उसका पूरा एक खाका इसमें रखा गया है। क्यों जरूरी है इस किताब को पढ़ना? अरविंद केजरीवाल जी को आप फॉलो करते हैं, आप अरविंद केजरीवाल जी की पार्टी के समर्थक हैं, आप अरविंद केजरीवाल जी के या उनके गवर्नेंस मॉडल के या मान साहब के गवर्नेंस मॉडल के फैन हैं, तो वो नेचुरल चॉइस है। लेकिन अगर आप इस पेरीफेरी से बाहर हैं तो आपके लिए इस किताब को पढ़ना क्यों जरूरी है, मैं एक दो चीजें उस पर हाईलाइट करना चाहता हूं, क्योंकि पीड़ा तो आपको भी देती हैं बहुत सारी चीजें। इस देश की संसद में थोड़े समय पहले भारत सरकार ने एक आंकड़ा रखा। भारत सरकार से किसी ने पूछा कि भाई 2015 में अभी मोदी जी की सरकार बनी थी, तो किसी सांसद ने वहां पूछा था कि 2015 से लेकर तब तक, जब प्रश्न पूछे जाने तक, कुल कितनी सरकारी नौकरियां देश भर में निकली और उसमें कितने लोगों ने आवेदन किया। बहुत इंटरेस्टिंग चीज है ये। तो भारत सरकार देश की संसद को जवाब देती है कि 2015 से लेकर 2022 तक, मेरे ख्याल से 22 से 23 तक 8 साल का डेटा भारत सरकार ने देश की संसद के पटल पे रखा कि 23 करोड़ लड़के लड़कियों ने सरकारी नौकरियों के लिए आवेदन किया केवल 8 साल में। 140 करोड़ लोगों के देश में 23 करोड़ लोग लाइन में लग के सरकारी नौकरियों के लिए आवेदन कर रहे हैं। यह तथ्य शायद आपको चिंतित या हैरान ना करे, लेकिन इसका अगला डेटा आपको जरूर हैरान और चिंतित करेगा। इसलिए यह किताब पढ़ना जरूरी है कि जिस 140 करोड़ के भारत के 23 करोड़ लड़के लड़कियां सरकारी नौकरियों के लिए देश भर में 8 साल में आवेदन कर रहे हैं, 23 करोड़ लोग, उनमें से सरकारी नौकरियां कुल मिला के 7,22,000 लोगों की लगी। 7,22,000 नौकरियों के लिए इस देश के 23 करोड़ लड़के लड़कियों ने लाइन में लग के किसी कोचिंग सेंटर में 3-3, 4-4 साल तैयारी करके अपनी जिंदगी के, पढ़ाई के ठीक बाद के गोल्डन ईयर्स गंवा दिए। गंवा इसलिए दे रहा हूं क्योंकि 23 करोड़ में से नौकरी तो लगी 7 लाख लोगों की, 7,22,000 की, तो गंवाई दिए ना। 4 साल 3 साल की तैयारी करता है आदमी, कंपटीशन दिया जाता है, तैयारी करता है, घर बार छोड़ के, उसको बोलो कोई बिजनेस कर ले, नहीं करता, उसको बोलो कोई प्राइवेट जॉब में चला जा, नहीं जाता, नहीं जी तैयारी करनी है। 23 करोड़ लड़के लड़कियों ने अपनी जिंदगी के गोल्डन ईयर्स गवाए। ये किसके गोल्डन ईयर्स थे? उस लड़के की या लड़की की जिंदगी के गोल्डन ईयर्स नहीं थे, ये उस भारत के गोल्डन ईयर्स थे जिसके विकसित देश होने का सपना, जिसके विकसित देश होने की बातें हम दिन रात करते हैं। वो 23 करोड़ लोग वो भारत हैं। उनको कैसी एजुकेशन मिले, उनको कैसी नौकरी के अवसर मिले, उनको अधिक से अधिक आगे बढ़ने के, उनकी ग्रोथ के कैसे अवसर मिले, इसका आंसर आपको इस किताब में मिलेगा। अगर आपको ये बात पीड़ा देती है कि मेरे देश के 23 करोड़ लोग चपरासी से लेके और IAS तक की तमाम नौकरियों के लिए आवेदन में लगते हैं और कुल मिला के 7 लाख लोगों को नौकरियां लगती हैं और 8 साल बाद ठन गोपाल बन के बाकी लोग बैठ जाते हैं, कोई और कुछ और काम ढूंढते हैं, तो आपको ये किताब जरूर पढ़नी चाहिए कि इसका सॉल्यूशन क्या है। वहां से आपको शायद इस किताब में इंटरेस्ट और ज्यादा पैदा होगा। आउट ऑफ लव ऑफ आम आदमी पार्टी और आउट ऑफ लव फॉर अरविंद केजरीवाल जी तो आप निश्चित रूप से उसको पढ़ेंगे ही, लेकिन शायद इस प्रश्न का उत्तर ढूंढने के लिए पढ़ेंगे तो ये किताब आपको और इंपॉर्टेंट लगेगी, आपकी जिंदगी के लिए और जरूरी लगेगी। हॉस्पिटल, बिजली, पानी, अभी जास्मीन जी ने बात की बहुत सारे इश्यूज की, वो सब तो केजरीवाल मॉडल का गवर्नेंस का हिस्सा है ही, लेकिन एक बिजनेस भी आगे बढ़े और लोग भी परेशान ना हो। मैं खुद उसमें कैसे हिस्सेदार रहा हूं, मैं खुद कैसे उसका केजरीवाल जी के मॉडल का, विजन का कहेंगे कि उसको इंप्लीमेंट करने में
सहयोगी रहा हूं, उसका एक छोटी सी बात करके मैं अपनी बात खत्म करूंगा। 2015 में जब मैंने वित्त मंत्री के रूप में और शिक्षा मंत्री के रूप में दिल्ली में काम करना शुरू किया था, तो जाहिर सी बात है, एक टीम लीडर के रूप में मैंने उनसे पूछा कि पहला बजट दिल्ली सरकार का बनना है, आपका एक मोटा मोटा विजन दे दीजिए, फिर हम बजट बना के लाएंगे, फिर आपसे निटी-ग्रिटीज में डिस्कस कर लेंगे। तो दो चीज उन्होंने मुझे कही कि एक तो ये कि स्कूल बनाने में और पुल बनाने में अगर पहले कहीं चुनाव करना हो, पैसा कम पड़े, तो स्कूल पहले बनवा देना, बच्चे पढ़ लिख जाएंगे तो पुल तो अपने आप बनवा देंगे। पहली लाइन ये। दूसरा ये कि जब ये इस नियत से बजट बनाओगे तो यकीन मानना स्कूल बनाने के लिए भी पैसा कम नहीं पड़ेगा और पुल बनाने के लिए भी नहीं पड़ेगा। दिल्ली का मॉडल गवाह है कि दिल्ली में, क्योंकि टैक्स कलेक्शन किसी भी राज्य का, एक तो राज्य में ईमानदारी की सरकार की गवाही देता है, दूसरे राज्य के लोगों की ग्रोथ की भी गवाही देता है। दिल्ली में जब 2015 में केजरीवाल जी की सरकार बनी थी, दिल्ली का बजट था 30,000 करोड़ रुपए। 2011 में दिल्ली का बजट था, हमारी 15 में सरकार बनी, मैंने कहा कि 2015 में दिल्ली का बजट था 30,000 करोड़ रुपए। उससे 5 साल वापस जाएंगे, 5 साल पहले दिल्ली का बजट था 25,000 करोड़ रुपए। यानी कि पिछले 5 साल में 2015 से पहले आप देखेंगे लगभग 1,000 करोड़ रुपए प्रति वर्ष की दर से बजट बढ़ रहा था। 25,000, 26,000 होते होते 2015 तक 30,000 पहुंचा था 5 साल में। लेकिन केजरीवाल जी के मुख्यमंत्री रहते हुए दिल्ली में, दिल्ली सरकार का बजट पहले ही 5 साल में 30,000 करोड़ से बढ़ के 60,000 करोड़ रुपए पहुंच गया। अब यहां तक तो ठीक है कि ईमानदारी से टैक्स कलेक्ट किया, यह भी ठीक है कि चोरी नहीं होने दी, लेकिन सबसे मजे की बात यह है कि व्यापारियों के ऊपर टैक्स बढ़ाया नहीं बल्कि घटाया। क्योंकि मैं वित्त मंत्री हूं, दिल्ली सरकार के बजट बनाने के और बजट पेश करने के सारे दस्तावेज इस बात की गवाही देंगे जो मैं आपसे बात शेयर कर रहा हूं कि पहले ही साल के बजट में केजरीवाल जी का निर्देश था कि, क्योंकि इनकम टैक्स के ऑफिसर रहे हैं, बोले लोअर द टैक्स रेट्स मोर द कंप्लायंस। अभी तो जीएसटी आ गया, सिन्हा साहब समझते हैं इस चीज को, लोअर द टैक्स रेट्स मोर द कंप्लायंस। मैंने सर कैसे? बोले टैक्स रेट कम करते चले जाओ, जिस जिस चीज पे करते हो। कैसे करें? बोले व्यापारी, दूसरा थिंग, व्यापारियों से बात करो। तो दिल्ली के व्यापारियों से बात कर करके हमने 2015 और 16 में कम से कम 45 आइटम्स पर टैक्स रेट 12-13% होता था, उसको 5% तक ले आए हम। अब आप देखिए कमाल कि 12% 13% के टैक्स को व्यापारियों के पॉइंट ऑफ व्यू से, कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से कितना मजा है कि 12% के टैक्स की जगह 5% का टैक्स देना पड़ रहा है। व्यापारी खुश, जनता खुश और सरकार खुश, क्योंकि 30,000 करोड़ का बजट बढ़ते 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 60,000 करोड़ पे पहुंच गया। तो दिल्ली के लोगों के लिए काम करने के लिए खूब पैसा, तो केजरीवाल जी भी खुश, सरकार भी खुश। उसी से बिजली भी फ्री हो गई, उसी से बसें भी फ्री हो गई, उसी से एजुकेशन पे भी खूब खर्चा हुआ, उसी से दवाइयां भी फ्री हो गई। तो ये जो मॉडल है, आम आदमी की जिंदगी के इर्द गिर्द की गवर्नेंस का मॉडल और देशभक्ति और एक विजन से भरी हुई गवर्नेंस का मॉडल, मैं इसी को केजरीवाल मॉडल के रूप में देखता हूं। मैं थोड़ा बहुत पत्रकारिता के रूप में किताबें पढ़ने का मौका मिला है, देश के कुछ बहुत बड़े बड़े चिंतकों, बड़े बड़े देशभक्त लोगों को पढ़ने का मौका मिला है मुझे। मैं जब केजरीवाल जी के मॉडल को देखता हूं तो मुझे उसमें, जब मैं गांधी को पढ़ता हूं तो मुझे लगता है गांधी जी ने यही तो बात की थी जो केजरीवाल मॉडल में गवर्नेंस में सच होती हुई दिख रही है। जब मैं लोहिया जी को पढ़ता हूं तो मुझे लगता है लोहिया जी ने यही तो बात की थी जो केजरीवाल जी सच करके दिखा रहे हैं। जब मैं भगत सिंह को पढ़ता हूं तो मुझे लगता है भगत सिंह की पूरी जिंदगी की फिलॉसफी जो उन्होंने लिखी है किताबों में, उसको अरविंद केजरीवाल जी के गवर्नेंस मॉडल से तो सच किया जा सकता है, वो सच होता दिख रहा है। जब मैं बाबा साहब को पढ़ता हूं तो मुझे लगता है बाबा साहब की सारी पीड़ा से लेके उनका सारा विजन जो उनका सपना था देश को लेके, समाज को लेके, वो केजरीवाल मॉडल से तो सच हो सकता है। तो इसीलिए मैं कहना चाह रहा हूं आपको कि आप बाबा साहब को ढूंढना चाहते हैं कि बाबा साहब ने जो बातें की वो अमल में कहां लाई जा रही हैं, भगत सिंह ने जो बातें की वो अमल में कहां लाई जा रही हैं, गांधी ने जो बातें की वो अमल में कहां लाई जा रही हैं, लोहिया जी ने जो बातें की वो अमल में कहां लाई जा रही हैं। तो आप इस किताब को पढ़िएगा, आपको इसके साक्षात
प्रमाण मिलेंगे, इन प्रिंसिपल नहीं, इन प्रैक्टिकल प्रमाण मिलेंगे। वो पंजाब में आप लोग खुद देख ही रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद उन सब लोगों का, बहुत बहुत धन्यवाद उन हजारों लाखों कार्यकर्ताओं का जिनकी बदौलत ये विजन, मैं राजनीति में अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व की और उनके विजन की वजह से हूं। साथ साथ मैं ये भी देखता हूं कि अरविंद केजरीवाल जी राजनीति को एक इबादत की तरह से मानते हैं और आम लोगों से मोहब्बत है उनको, इसलिए वो राजनीति को एक इबादत की तरह करते हैं। ये उसका मॉडल है कि राजनीति आम लोगों से मोहब्बत के लिए कैसे की जाए और इबादत के लिए कैसे की जाए। ये मॉडल, केजरीवाल मॉडल, उसकी भी आपको कहीं ना कहीं गवाही देगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का यहाँ आने के लिए, और जैस्मीन शाह को एक बार फिर से बधाई इस शानदार किताब को आम लोगों तक पहुंचाने के लिए। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद मनीष सिसोदिया जी ने जिस तरह सानू टोटल फिलोसफिकल ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਰਨੀਜ਼ ਦਸੀਆਂ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ, ਲੋਹੀਆ ਸਾਹਿਬ, ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਔਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੋ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਅਗਲੀ ਬੇਨਤੀ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਦਿਨ ਰਾਤ ਬਿਹਤਰ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਬਿਹਤਰ ਪੰਜਾਬ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਲੈ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਪਾਤਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ੇਅਰ ਯਾਦ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਕੋਈ ਨਿਰਾ ਜੁਗਰਾਫੀਆ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਗੀਤ, ਇੱਕ ਰੀਤ, ਇਤਿਹਾਸ ਵੀ ਹੈ। ਗੁਰੂਆਂ ਰਿਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ਸੂਫੀਆ ਸਿਰਜਿਆ ਹੈ, ਇੱਕ ਫਲਸਫਾ, ਸੋਚ, ਅਹਿਸਾਸ ਵੀ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਝੱਖੜਾਂ ਤੂਫਾਨਾਂ ਚੋਂ ਲੰਘਿਆ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮੁਖੜਾ ਕੁਝ ਕੁਝ ਉਦਾਸ ਵੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਸ਼ਾਨ ਇਸ ਦੀ ਸੂਰਜ ਵਾਂਗ ਚਮਕੂ, ਮੇਰੀ ਆਸ ਵੀ ਹੈ, ਅਰਦਾਸ ਵੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ, ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦਿਆਂ 'ਚ ਵਸ ਕੇ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜਪੁਰੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਫੈਲੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਹਿਰਦਿਆਂ 'ਚ ਵਸਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਮੰਚ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ। ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ। बहुत बहुत धन्यवाद जी, बहुत बहुत मेहरबानी। अज इस किताब दे कुंड चकाई दे समागम दे विच पहुंचे हुए सत्कारयोग शख्सियतां, जिन्हां दे विच साडे कैबिनेट दे साथी, साडे विधान सभा दे स्पीकर साहब, साडे MLA साहबान, चीफ सैकटरी साहब, साडे MP साहबान, पत्रकार लाइन दियां बहुत बड़ियां बड़ियां शख्सियतां मेरे सामने बैठियां, साडे भारत दी राजनीति दे विच बड़ियां बड़ियां पार्टियां दे मैनीफेस्टोआं चों नफरत, धर्म, जात पात, भड़काउणा, लड़ाउणा, ये शब्द डिलीट करवा के उत्थे बिजली, एजुकेशन, हैल्थ, इंफ्रास्ट्रक्चर लिखाउण जनाब अरविंद केजरीवाल साहब दिल्ली दे सिक्ख्या मंत्री रहे, जिन्होंने ने पूरे देश वास्ते एक मॉडल पेश किया। श्री मनीष सिसोदिया साहब अज दे इस किताब दे लेखक जैस्मिन शाह जी, जिन्होंने केजरीवाल मॉडल किताब का पंजाबी वर्जन रिलीज किया। मैं उन्होंने बहुत बहुत मुबारक दिना, बहुत बहुत बधाइयाँ। बड़ी छोटी उम्र च नहीं तो किताबां लिखते लिखते ही लोग बूढ़े हो जाते हैं। बड़ी छोटी उम्र च तुसीं 3 भाषावां दे विच एक किताब नूं रिलीज़ कर चुके हो। सो बाकी जिन्ने भी साथी आए ने सारिਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ प्यार भरी सत श्री अकाल। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। कोई बहुता लंबा चौड़ा भाषण नहीं देना, एक दो गल्लां ही कहणियां ने। मैं बहुत किताबां पढ़दा, पहले दिनों किताबां पढ़न दा समझ लो
ਉਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਹਿ ਲਈ ਤਾਂ ਪੁੱਸ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਚਸਕਾ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਬੜੇ ਰਾਈਟਰ ਜਿਹੜੇ ਰਾਮ ਸਰੂਪ ਅਣਖੀ, ਸਾਡੇ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਜਿਹੜਾ ਸਭਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਤੇ ਦੇਵ ਪੁਰਸ਼ ਹਾਰ ਗਏ। ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਕਿਤਾਬ ਉਹ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਾਲਜ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਅੱਗੇ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਆਈ ਗਈ, ਸੀਨੀਅਰ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਚਾਹੇ ਨਰਿੰਦਰ ਕਪੂਰ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਰਸੂਲ ਹਮਜ਼ਾ ਤੋਪ ਦੀ ਹੋਵੇ ਮੇਰਾ ਦਾਗਿਸਤਾਨ, ਚਾਹੇ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗਾਸੋ ਜੀ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਪਾਤਰ ਸਾਹਿਬ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਗੁਰਭਜਨ ਗਿੱਲ ਹੋਣ, ਬੜੇ ਹਜੇ ਵੀ ਪਿਆਸ ਹੈ ਔਰ ਮੁੱਕਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਕਿਤਾਬਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਬੜਾ ਕੁਛ ਦੱਸਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੈਸਮੀਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਕਿਤਾਬ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਔਰ ਹਰ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਲਿਖਣ ਵੇਲੇ ਵੀ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਵੀ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖਾਂ, ਪਰ ਹਜੇ ਗੱਲ ਜੀ ਬਣ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਮਤਲਬ ਇਹ 'ਚ ਦੱਸਣ 'ਚ ਕੋਈ ਹਰਜ ਨਹੀਂ, ਬਣ ਜੂਗੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਵੀ ਗੱਲ ਜੀ ਬਣ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਬਣ ਗਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਮਿਟ ਗਈਆਂ। ਫਿਰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਧਰ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਇੱਧਰ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਬਸ ਵਿਚਾਲੇ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਗੱਲ ਜੀ ਬਣ ਜੂਗੀ। ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਜੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਬਸ, ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਜੇ ਲਿਖੀ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਵੇਂ ਜੇ ਸ਼ੁਰੂ। ਬੱਲੀ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਲਾਂਗੇ, ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 'ਚ ਕਰਾ ਦਿਓ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਟਰੈਕਟਰ ਸਟਾਰਟ ਕਰਕੇ ਦੇ ਦਿਓ। ਬਾਉਣਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਹਲਾਈਆਂ ਤਾਂ ਪਾਉਣੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸਾਨੂੰ। ਸੋ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਬਸ ਝਾਕਾ ਜਿਹਾ ਹੀ ਹੈ, ਖੁੱਲ੍ਹ ਜੂਗਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਲਿਖਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਬੜਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਰੇ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਮਿਲੇ, ਅੱਜ ਵੀ ਮਿਲੇ, ਮੈਂ ਲੈ ਲੈਣਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ, ਕੀ ਪਤਾ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ। 23 ਸਾਲ ਦੀ ਤਾਂ ਉਮਰ 'ਚ ਫਾਂਸੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਆਜ਼ਾਦ ਜੀ ਕੋਲ ਗਏ, ਲਾਹੌਰ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਚਿੱਠੀ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਸੀ ਵੀ ਆ ਮੇਰੀ ਚਿੱਠੀ ਦਿਖਾ ਦੀ। ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਕਾਨਪੁਰ। ਸਰ ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਆਜ਼ਾਦ ਜੀ, ਆਸ਼ੀਸ਼ ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ ਸੀ। 18 ਸਾਲ ਦੀ, 17.5 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਸੀ। ਚਿੱਠੀ ਦਿਖਾਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਦੱਸੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੈਂ ਇਨਕਲਾਬੀ ਬਣਨਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਅੰਡਰਗਰਾਊਂਡ ਰਹਿ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਜੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਇਹ ਜਵਾਕ ਜਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਮਰਵਾ ਨਾ ਦੇਵੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਵੀ ਕਿਤੇ ਗੌਰਮੈਂਟਾਂ ਨੇ ਨਾ ਭੇਜਿਆ ਹੋਵੇ। ਥੋੜਾ ਸ਼ੱਕ ਜਿਹਾ ਕੀਤਾ, ਪੁੱਛਣ ਲੱਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਨੇ ਤੇਰੇ, ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ, ਲੈਨਨ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਸਾਰਾ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਤਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ, ਆਹ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਆਹ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸ 'ਚ ਨੌਡ ਹੋਇਆ, ਹੈ ਲੜਕੇ ਮੈਂ ਕੁਛ। ਉਹ ਜੋ ਮੋਮਬੱਤੀ ਵਾਲੀ ਫੋਟੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ, ਉਸ ਦਿਨ ਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਨਕਲਾਬੀ ਬਣਨਾ, ਹਾਂਜੀ, ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਬਣਨਾ ਜੀ, ਗੋਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ 'ਚੋਂ ਕੱਢਣਾ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗ ਗਈ ਜੀ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਵਾਸਤੇ ਫੰਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਇੱਕ ਅਮੀਰ ਸੇਠ ਯੂਪੀ ਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਡਾਕਾ ਮਾਰਨਾ। ਸਾਰਾ ਰੇਕੀ ਕਰ ਲਈ, ਕਿਵੇਂ ਕਿਹਦੀ ਡਿਊਟੀ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪਿਸਤੌਲ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ, ਪਿਸਤੌਲ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਪਰ ਡਿਊਟੀ ਡਾਕੇ ਤੇ ਲੱਗ ਗਈ ਜੀ। ਔਰ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗ ਗਈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੇਠ ਹੈ ਉਹ ਬਾਹਰ ਸੌਂਦਾ ਹੈ, ਵਿਹੜੇ 'ਚ, ਹਵੇਲੀ ਦੇ ਵਿਹੜੇ 'ਚ ਸੌਂਦਾ ਹੈ।
ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗ ਗਈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ ਕੰਨਪੱਟੀ ਤੇ ਨਾ ਪੁੜਪੜੀ ਤੇ ਬੰਦੂਕ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖਣੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਅੰਦਰੋਂ ਪੈਸੇ ਚੱਕਣੇ ਨੇ, ਬਸ ਭੱਜਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਜੇ ਆਏ ਆ, ਜਾਂਦੇ ਸੋਚਦੇ ਆ ਯਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਇਨਕਲਾਬੀ ਬਣਨ ਆਇਆ ਸੀ ਯਾਰ, ਡਾਕੂ ਬਣ ਚੱਲੇ ਯਾਰ, ਕਿੱਧਰ ਪੈ ਗਏ ਯਾਰ ਆਪਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਡਿਊਟੀ ਲੱਗੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਸੇਠ ਦੇ ਕੰਨਪੱਟੀ ਤੇ ਪਿਸਤੌਲ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਹੱਥ ਕੰਬਣ ਲੱਗ ਗਏ ਏਦਾਂ। ਅੰਦਰੋਂ ਪੈਸੇ ਪੂਸੇ ਚੱਕ ਕੇ ਜੋ ਵੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਲੱਗੇ, ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਊਟੀ ਸੀ ਉਹਨੇ ਦੱਸਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਤ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਨਕਲਾਬੀ ਬਣਦਾ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਹੱਥ ਕੰਬਦੇ ਸੀ ਅੱਜ ਹੀ, ਜਦੋਂ ਐ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗੀ ਸੀ ਤੇ ਐ ਹੱਥ ਐਂ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਤਾਂ चंद्र शेखर आजाद जी कहते भगत सिंह हाथ कांप रहे थे आप? कहता हाँ जी कांप रहे थे। क्यों कांप रहे थे? कल तो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। भगत सिंह जी ने है जी गल कही, पार्टी का विचारधारा ही बदल गई जी। भगत सिंह कहता जी पंडित जी अपनों पे पिस्तौल नहीं ताना जा सकता, चाहे अमीर है सेठ है लेकिन है तो इंडियन। गोरे चाहे जितने मर्जी मरवा लो मेरे से, यहां कहोगे यहां मारूंगा, यहां कहोगे यहां मारूंगा, लेकिन अपनों पे पिस्तौल ताना ही नहीं जा सकता। सर मेरे हाथ कांप रहे थे। उस तो बाद उन्होंने अंग्रेजां दियां रेल गड्डियां खजाना जिहड़ा लेके जांदे सी ਉਹ ਲੁੱਟਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਡਾਕੇ ਡੁੱਕੇ ਜਾਂ ਜੋ ਪੈਸੇ ਪੂਸੇ ਚਾਹੀਦੇ ਉਹ ਛੱਡ, ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਬਦਲ ਗਈ ਜੀ। ਕਿੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬੰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ 23 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਹੋ ਗਈ ਜੀ। ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ, ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ मैं जैस्मिन होना ਨੂੰ ज़्यादा ਵਧਾਈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਦੇਣਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਐਸੇ ਮਾਡਲ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖਤੀ ਜਿਹੜਾ ਜਿਵੇਂ ਮਨੀਸ਼ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮਾਡਲ ਹੈ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਪਾਣੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਲੇ ਮੰਗਲ ਗ੍ਰਹਿ ਤੇ ਪਲਾਟ ਕੱਟਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਸਾਤੋਂ ਹਜੇ ਤੱਕ ਸੀਵਰੇਜ ਦੇ ਢੱਕਣ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ, ਛੱਪੜ ਟੋਬੇ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੇ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਹੀ ਹਜੇ। ਕਾਰਨ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਦੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੋਚਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਕੁਛ, ਬਸ ਇਸੇ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸਰਕਾਰ ਗਲੀ ਉੱਚੀ ਚੱਕ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਘਰ ਨੀਵੇਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਲੋਕ ਘਰ ਉੱਚਾ ਚੱਕ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਗਲੀ ਨੀਵੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਗਲੀ ਉੱਚੀ ਚੱਕ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਘਰ ਹੋਰ ਨੀਵਾਂ ਹੁੰਦਾ, ਐਂ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਚੱਲੂਗਾ ਇਹ। ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ MP ਬਣਿਆ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 14 'ਚ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਚਲੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਜਨਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਆਊਗਾ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ 'ਚ। ਪਹਿਲੀ ਹੋਈ ਪੰਚਾਇਤ ਆਈ ਲਹਿਰੇ ਅੱਗੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਸੀਗੇ, ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਆ ਗਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। MP ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਧਾਈਆਂ, ਗ੍ਰਾਂਟ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਇਹ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ MP ਬਣਾਇਆ ਤੁਸੀਂ? ਹਾਂਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੇਣੀ ਤੇ 3.5 ਲੱਖ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਮੈਂ 3.5 ਲੱਖ ਮਿਲੂਗਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮਤਾ ਦੇ ਦਿਓ ਪਾ ਕੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੂੰਗਾ ਪੈਸੇ ਮਿਲ ਜਾਣ। ਨਹੀਂ ਮਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਨਾ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪੈਸੇ ਚਾਹੀਦੇ? ਅੱਛਾ ਲਿਖ ਦੇਣੇ, ਹੁਣੇ ਲਿਖ ਦੇਣੇ। ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਉੱਚੀਆਂ ਚੱਕਣੀਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਮੁਰਦਿਆਂ ਤੇ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਿਤੇ ਯਾਰ ਬਾਹਰ ਹੀ ਨਾ ਆ ਜਾਣ, ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਛੱਡ ਕੇ ਆਏ ਯਾਰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ 3.5 ਲੱਖ ਕੰਧਾਂ ਉੱਚੀਆਂ ਚੱਕੋ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਦੀਆਂ? ਹਾਂਜੀ ਯਾਦ ਕਰੂ ਦੁਨੀਆ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਯਾਦ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਉਂਗੇ?
मैं कहा लाइब्रेरी बना दी थोड़े पिंड, स्कूल के कमरे पा दिए 2, सोलर लाइट ला दें यार, आप आर वाला वाटर फिल्टर थोड़े पिंड ला दें। वो मैनू कहते जी जेड़ा तुसी शमशान घाट तो बिना गल्लां कहियां ने, इहदे वास्ते तुसी पैसे दे सकते हो? मैं कहा हाँ, लाइब्रेरी स्कूल आर.ओ. फला दे सकते हैं। कहते फिर साडा कसूर नहीं है जी, माफी मंगते हैं। मैं कि कहना साडे पिंड तो जदों ग्रांट आई है शमशान घाट वास्ते आई है जी, बस होर तो कोई आया ही नहीं साडे कोले, सानू शमशान घाटां तक ही रखिया इन्हां ने बस। सानू केजरीवाल मॉडल तो हुण पता लग्या भी आ भी मंग लईदा हुंदा है सरकारां तो, आ भी सरकारां दे सकदियां हुंदियां ने ना, पता ही नहीं लगन दिता, पहला पता ही नहीं लगन दिता जनाब। साडे पिंड जिहड़ा सरहंद चो है साडे पिंड विच दी लंघदा, तां साडे पिंड पुल नहीं सीगा नाले ते, साडा पिंड इहदा मतलब यह हो गया कि साडे पिंडों यू मारना पैंदा सी, अगे पुल चोआ है, चोए ते पुल है नहीं, वापस जाना पैंदा सी चीमियां वल नूं, तोलावाल वल नूं। साडे पिंड टूरनामेंट रख लिया कमेटी ने, मैं 7वीं क्लास पढ़दा सी जी, तो कहंदे भी मुख मेहमान ढींडसा साहब होणगे। साडी तां राजनीति उन्होंने की है सारी संगरूर जिले च, ते मंग पत्तर कहंदे महेंद्र मास्टर दे मुंडे तो लिखा लैंदे आ भी लिखाई ठीक है उहदी। महेंद्र मास्टर का मुंडा मैं सी जी, आ गई जी मेरे को। फिर पंचायत वाले कहते टूरनामेंट लिखो, कहते भी सुखदेव सिंह ढींडसा जी का पिंड पहुंचण ते निੱਘਾ स्वागत किया जाता है। मंगा लिखाओ जी, की मंग है जी? नाले उत्ते पुल बनाया जाए। मैं लिखता जी, साडे पिंड वाला धन्ना मैंबर उन्हें स्टेज ते मुख मेहमान साहब के सामने पढ़ता जी भी नाले उत्ते पुल बनाया जाए। उन्होंने अनाउंस करता, कहना बहुत जायज मंग है, तो यार ये तो बन जाना चाहिए पुल। पिंड ने ताड़ियां मारती, टूरनामेंट खत्म हो गई। अगले साल मैं 8वीं च हो गई, टूरनामेंट फिर आ गया जी, फिर आ गए साडे घरें लिख बई, कहते भी ढींडसा साहब का पिंड में स्वागत किया जाता है। मंगा मैं क्या ऐतकी किहड़ियां लिखणियां? पहले तो वही लिख, कहते नाले उत्ते पुल बनाया जाए। मैं फिर लिखता जी, धन्ने मैंबर ने फिर पढ़ता जी, उन्होंने फिर ताड़ियां मरवाती, कहते बहुत जायज मांग है, तो हो जाना चाहिए, पुल तो बन जाना चाहिए। टूरनामेंट खत्म हो गया जी, मैं 9वीं च हो गया जी। फिर आ गए जी, कहते लिख ढींडसा साहब का पिंड में स्वागत किया जाता, निੱਘਾ स्वागत लिखते, निੱਘਾ लिखते यार थोड़ा जिहा, हाँ निੱਘਾ लिखता जी। मैं नन्ने नूं सिहारी उत्ते अदक घग्गे नूं कन्ना, निੱਘਾ स्वागत किया जाता है। मंगा मैं क्या हाँ जी, किहड़ी मंग लिखनी? पहले वही लिख, पहला नाले उत्ते पुल बनाया जाए। मैं फिर लिखता जी, धन्ने मैंबर ने फिर पढ़ता जी, मुख मेहमान ने फिर ताड़ियां बजाती जी। मैं लिखी गया, धन्ना पढ़ी गया, वो ताड़ियां बजाई गए, कर करा के किते कुदरती संयोग ऐसे बने भी 2014 च मैं MP बन गया संगरूर तो। साडे पिंड दी पंचायत सब तो पहला आई, नज़ारा आ गया जी, पिंड दा MP बन गया। हुण होणगियां मंगां पूरियां, आ 2 मंगां ही ने बस। मैं क्या बिल्कुल सही गल, करो करा साइन जे हरे जे पिन वाला। मैं क्या भी किहड़ी मंग है? पहली तो वही है, कहंदे जिहड़ी तूं 7वीं दा लिखी जांदा, नाले उत्ते पुल बनाया जावे जी। रब्बा मेरिया, मैं DC नूं लिखिआ होए पुल जरूर बनाया जावे, क्योंकि मैं इस पुल नूं 7वीं तो जानदा, ये बनाया जावे, बस बनाया जावे। फिर बनाया जी असीं, हुण लंघ के देखियो पुल बन गया। ये तो असीं सानूं तां इत्थे ही दब्बी रखिआ जी, पुल बनाया जाए, टोबा ठीक किया जाए, ग्राउंड बनाया जाए, सीवरेज के ढक्कन ठीक किए, इत्थे ही रखे। आ हुण किते केजरीवाल मॉडल दी किताबां कतूबां आउण लगियां ने, ये पढ़ांगे, तुसीं पढ़ लिओ। मैं केजरीवाल साहब नूं कहा सी, मैं तुसीं तां नहीं कोई लिखण लगे ना किताब, इन्हां ने भी लिखी सी एक स्वराज, जिहड़ा आउंदा मेरे मूहरे धर दिंदा 111 नंबर पन्ना पढ़ो जी। ठीक है जी, बहुत वधिया लिखी है जी। नहीं बहुत वधिया लिखी नहीं, अमल करो इत्ते, ठीक है। सो मैंने केजरीवाल साहब ने गारंटी दी है कि मैं नहीं लिखूंगा अगे तो कोई। ये भी गारंटी है ना भी, और
गारंटी तो पूरा उतरते ने। सानू तो यहीं दब्बी रखिया जी इन्होंने, साढ़े तो उम्र ही कटती इन्होंने। धरने लाउंदे लाउंदे ओवरेज हो गए जी। एक मेरे को एक पता नहीं किहड़े कर्मचारी से आए, कहते 10 साल तो धरना ला रहे हैं। 10 साल हो गए जी धरना लाउंदिਆਂ ਨੂੰ। उदों 27-28 साल के होंगे सी जो धरने लाई जाने, हुण 37 तो उपर हो गए। सरकार कहती भी तुम तो ओवरेज हो गए। मैं कहा यार बड़ा पंगा पै गया, हुण किवें करिए? कहते जी हुण 10 साल असीं वापस किवें लैके आ सकते हैं? देखो अब विश्व गुरु बनने की गल्लां करदे हैं, साडे धीआं पुत्तां नूं नौकरी वास्ते 37 साल की उम्र लिमिट है। लीडर वास्ते कोई है ही नहीं, 94-95 साल के भी लड़ लेंदे आ। वो जदों मर्जी लड़ सकते हैं इलैक्शन, उन्हां दी कोई लिमिट नहीं। सानू नौकरी करन दी एक एज लिमिट दी है। इस तो बाद तुसीं बेरोजगार हो, खत्म हो, तुसीं देश दे कोई काम नहीं आउंदे, कबाड़ हो तुसीं, दैट्स इट। बस सानू आ कह दिता जी। दसो की करिए फिर? जिस तरह सिसोदिया साहब ने दस्सिया ना, मैं बहुत साल पहला एक टाइम्स ऑफ इंडिया दे विच खबर छपी, सर PN की नौकरी निकली, PN की 10वीं उहदी क्वालिफिकेशन सी मैक्सीमम, पर 10वीं वाला एक भी नहीं आया। 44 लाख बंदे ने एक नौकरी वास्ते अपलाई किया। MSc BTech MBA दो बंदियां ने नाल अपलाई करने दे नाल लैटर भी लिखे जी, चिट्ठियां लिखियां 2। वो किते टाइम्स ऑफ इंडिया के पत्रकार के हथ लग गया, वो छप गया। एक ने लिखा कि जे मैनू ये नौकरी दे दोगे मैं सारी उम्र थोड़ा गुलाम बन के रहूँगा, मैं MSc की हुई है। दूजे ने लिखा कहना बहुत सारिया नौकरियां अपलाई कीतियां, जे आ भी ना मिली ना, मेरे को खुदकुशी तो बिना होर कोई रास्ता नहीं, कृपा करके मैनू जिउण दा एक मौका दिता जाए। कुड यू बिलीव दैट? कुड यू बिलीव दैट कि चपड़ासी लगन वास्ते भी जिंदगी की भीख मंगनी पै रही है? ये किहड़े विश्व गुरु दी गल्लां करदे आपां? कदे घाना चलिया गया, कदे लिथोपिया, 15-16 मुल्क का असीं नां नहीं जानते, मगनेशिया पता नहीं कित्थे है वो। उत्थे जाके कहते सब तो बड़ा सलमान इन्हें ले लिया। वो मुल्क की आबादी 15,000 होंदी है, 15,000 तो इत्थे साडे JCB देखण खड़ा हो जांदा है, वाह JCB चली जांदी है। उत्थों पता नहीं कित्थों सलमान ले आउंदा मोदी, सारिਆਂ तो बड़ा सलमान देता जी। लै दसो जी, ਉਹ यार भरा मेरे जिथे 140 करोड़ रहिंदा उन्हां च तां रह ला, उत्थे रहिंदा नहीं। पता नहीं हुण क्या होया, किते ना किते मिलदा। अजे तो बित्ती करोना जा आ गया, नहीं तो हुण धरती दे 4-5 गेड़े होर दे दिंदा है। जाना कि अच्छा खट्टिया की फिर विदेश नीति कित्थे है? पाकिस्तान नाल संबंध खराब होए, एक मुल्क नहीं खड़ा जी नाल, एक मुल्क नहीं खड़ा। फिर क्यों जाई गए जी असीं? एक बारी पता नहीं मैं उदों MP सीगा, जापान की पार्लीमेंट च बोल के आए, फिर वाशिंगटन DC बोल के आए। आउंदे होए जिहड़ा राह च जिहड़ा मुल्क पैंदा कहंदे ला ला थल्ले यार, ला 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 ला, इत्थे भी जाने आ ना। असीं पाकिस्तान भी ला लिया सी एक बारी, चल ला ला कोई गल नहीं, पाकिस्तान बाद च घंटा लेट ही कोई गल नहीं, आ गए जी। इधरों अपनी देश की पार्लीमेंट चली जाए, पार्लीमेंट एडी की है जिड्डा कि हाल है, इदा आवाज़ सुन जाती है बिना माइक तो भी। आ गए जी मोदी साहब 10:57 पर, मैं भी पहुंचा। मैं कहा मोदी साहब भारत की संसद में भी आपका स्वागत है, बहुत बहुत मुबारक है सर, भारत की संसद में भी। इत्थे भी बोल लिया करो जिथे चुने हुए हो, उत्थे बोल दे। एक प्रैस कॉन्फ्रेंस नहीं की, 11 साल हो गए। एक प्रैस कॉन्फ्रेंस लाइव बह के मैं हर रोज 2 या 3 बार पत्रकारां नूं मिलदा, जिन्ने चिर आखिरी सवाल नहीं होंदा मैं उठ के नहीं जाता, क्योंकि असीं किसी गल्लों काणे नहीं हैगे। असीं केजरीवाल दे सिपाही हाँ, असीं होर मिट्टी दे बने हुए हाँ। उत्थे सवाल का जवाब ही है नहीं किसी का।
ਟੈਲੀਪ੍ਰੋਮਪਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਬਿਨਾਂ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, क्योंकि दिलों बोलते हैं ना, बात अगर दिल से निकले तो असर रखती है। सो इस करके मैं थोनू ये कहना चाहना, बड़े करीम बैठी है पत्रकारी दी और साडे बहुत NGOs दे साडे जिहड़े समाज सेवी बैठे ने, हर एक बंदे दी समाज नूं देन है कोई ना कोई, किसी ना किसी पद्धर ते। किताबां पढ़ो, किताबां पढ़न दी बच्चों नूं आदत पाओ, और जिन्नियां बच्चे किताबां पढ़नगे, क्योंकि बच्चे तो रिमोट ते हो गया हुण काम सारा, मतलब हुण तो लोड़ी भी रिमोट ते ऐ सेक लैने आई कंप्यूटर ते, पाथियां जां कोई लकड़ दी लोड़ ही नहीं पैंदी हुण तां। रेवड़ियां रूड़ियां भी बस, पटाके भी अं चल गए बस। ओरिजिनलिटी खत्म होंदी जा रही है। ओरिजिनलिटी किताबां च है, जिहड़ा बेसिक जिहड़ियां चीज़ां ने वो किताबां छपियां हुई ने, बहुत सारी किताबां पईयां ने, और साडी थोड़ी जी बदकिस्मती है कि असीं पढ़न दे विच, किताबां पढ़न च ज़्यादा यकीन नहीं रखते। सोशल मीडिया आ गया, वो च होर ही कुछ लिखी जाते रहने। तुसीं कदे जाओगे किसी मतलब 5 स्टार होटल च, या तुसीं किसी बड़े कोई टूरिस्ट प्लेस ते, उत्थे गोरे होणगे, हरेक गोरे के हाथ च किताब होगी, वो पढ़ते बहुत है जी। फिर नोबल प्राइज़ भी तो उन्होंने कोल ही ने सारे, फिर साढ़े कोल तो अजे नोबल भी नहीं आया कोई, एक आया, पर पढ़ाई लिखाई तो बिना नोबल किवें आ जाणगे जी। अभी तो एक दूजे के मौगर पे हुए हैं। वो आदमी बहुत दुखी है जिसका पड़ोसी सुखी है। गुआंढी कार ले ले, असी ये नहीं सोचते मैं मेहनत करके तो बड़ी कार लूँगा, अस तो यही सोचने लग जाने कोई गल नहीं, हारन मार के लंघदा झरीटां पावांगे, झरीटां पा दिंदे जी, उत्ते झरीट पा के पता नहीं की मिलता है। वो मैनूं पत्रकार पूछने लगे, कबड्डी पंजाबियों की फेवरेट गेम क्यों है? मैं कहा जी हमारा स्वभाव मिलता है इस गेम से। कहते क्यों? मैं कहा लत्तां ही खिंचणियां होंदियां, दिन रात यही काम कर रही हैं, लत्तां खिंचणियां, एक दूजे लैग पुलिंग है, और की है। आप भी तरक्की करो, नाल दी भी तरक्की कराओ, जे सारे तरक्की करनगे तां समाज तरक्की करूगा। इंडिविजुअल तरक्की नूं तरक्की नहीं कह सकते। बहुत बहुत तुहानूं धन्नवाद तुहाडा, मुबारकां तुहानूं कि तुसीं एक इंटलैक्चुअल फंक्शन का हिस्सा बने हो अज। और मैं चाहूँगा कि बिना कोई टाइम वेस्ट किए अरविंद केजरीवाल साहब आके अपने विचार साझे करन, और जो इस किताब दे विच है, या जो उन्हां दा इस किताब प्रति नज़रिया, या बहुत सारियां, क्योंकि केजरीवाल मॉडल लिखा हुआ है, उन्हां दे माइंड च किहड़ा मॉडल है, की है, वो तुहाडे नाल विचार साझे कर। केजरीवाल साहब। मंच पे मौजूद मेरे छोटे भाई और पंजाब के हरमन प्यारे मुख्यमंत्री भगवंत मान साहब, मनीष सिसोदिया जी, जैस्मिन शाह जी, यहाँ पे आए हुए सभी मंत्रीगण, सभी विधायक, सभी ऑफिसर्स, अलग अलग मीडिया हाउसेस से आए हुए सभी पत्रकार साथी, एडिटर्स, और सभी भाइयों बहनों, माताओं, बुजुर्गों, आप सब लोगों का मेरा नमस्कार, सबको सत श्री अकाल। सबसे पहले मैं जैस्मिन शाह जी को बधाई देना चाहता हूं। उन्होंने इस मुद्दे के ऊपर ये किताब लिखने का मन बनाया। इन्होंने काफ़ी मेहनत की, कई पिछले 2-3 साल से ये इस किताब पे लगे हुए थे। इसका इंग्लिश वर्जन पिछले साल आ गया था और अब ये पंजाबी वर्जन आया है। इसके लिए मैं इन्हें बहुत बहुत बधाई देता हूँ। दिल्ली में एक नई पार्टी बनी, आम आदमी पार्टी। अन्ना आंदोलन हुआ, बहुत बड़ा आंदोलन हुआ, वहाँ से ये नई पार्टी निकली। जब ये पार्टी बनी थी, अन्ना जी ने ऐलान किया था, मेरी फ़ोटो इस्तेमाल नहीं करोगे,
मेरा नाम इस्तेमाल नहीं करोगे। हम चंद लोग थे, कहीं कोई उम्मीद नहीं थी। 26 नवंबर 2012 को जब पार्टी के रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया, जंतर मंतर पे जब हम इकट्ठे हुए तो सारे मीडिया वालों ने एक सुर में बोला था, सारे इंटेलेक्चुअल्स ने, मीडिया वालों ने, इनकी सबकी जमानत जब्त होएगी। जीतना तो दूर की बात, एक भी सीट नहीं आएगी और सबकी जमानत जब्त होएगी। ये सारे एक तरह से एक सुर में सबने ऐलान कर दिया था। 2012 में पार्टी बनी। 2013 के अंत में 8 दिसंबर 2013 को चुनाव के नतीजे आए। एक साल के बाद 28 सीट आई आम आदमी पार्टी की, और एक साल बनने के एक साल के अंदर दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार बन गई। सरकार 49 दिन चली। उस 49 दिन की सरकार ने कुछ तो करिश्मा किया, जो भी करिश्मा किया। उसके तुरंत बाद 2014 में प्रधानमंत्री मोदी जी ने पूरे देश के अंदर जो भारी बहुमत अर्जित किया था, एक तरह से आंधी आई हुई थी मोदी जी की उन दिनों में। 2014 में हमने इस्तीफा दिया था, 49 दिन की सरकार के बाद इस्तीफा दिया, और 2 महीने के बाद, 3 महीने के बाद मोदी जी की सरकार बनी। पूरे देश में बीजेपी की आंधी थी। नवंबर में हरियाणा के, महाराष्ट्र के जो भी चुनाव हुए, सारे चुनाव मोदी जी जीतते गए। और उसके बाद फरवरी 2015 में दोबारा चुनाव हुए। 49 दिन के बाद हमारी दोबारा, किसी को उम्मीद नहीं थी कि हमारी दोबारा सरकार आएगी। उसके अंदर 67 सीट आई थी, 67 सीट 70 में से। बीजेपी की 3, कांग्रेस की 0, आम आदमी पार्टी की 67 सीट। तो एक वो 49 दिन के अंदर कुछ तो किया था, कुछ तो ऐसा करिश्मा किया था कि दिल्ली के लोगों को बहुत पसंद आया। और आंधी के अंदर लोगों ने वो उसको भगवान राम के अश्वमेध के घोड़े से कंपेयर किया कि अश्वमेध का घोड़ा चला था लेकिन लवर कुश ने उसको रोक लिया। उसी तरह से दिल्ली में आके मोदी जी का अश्वमेध का घोड़ा रुक गया। फिर 5 साल सरकार चली और 2020 के अंदर 70 में से 62 सीट आई। तो 3 बार, पहली बार में 1 साल के अंदर सरकार बनना, और दूसरी बार और तीसरी बार जबरदस्त बहुमत। तो सरकार में कुछ तो किया था, जिसको जैस्मिन शाह जी ने इस किताब के रूप में पिरोने की कोशिश की है। उन्होंने इसे केजरीवाल मॉडल कहा है। लेकिन यह समझना जरूरी है, हमने कोई जब सरकार शुरू की, जब 49 दिन की सरकार चलाई और फिर उसके बाद 2015 में जब दोबारा सरकार बनी, हमारे सामने कोई ऐसा कोई खाका नहीं था, कोई मॉडल नहीं था कि ये अब किताब है और एक किताब के हिसाब से ये थ्योरी है और इस थ्योरी के हिसाब से हमें चलना है। कुछ नहीं था। एक जुनून था, देश के लिए कुछ करना है। एक जुनून था, समाज के लिए कुछ करना है। मौका मिला है। हमारी औकात ही क्या थी? मैं, मनीष सिसोदिया जी, हम बहुत छोटे लोग थे, बहुत ही हम्बल बैकग्राउंड से आते थे। मैं मिडिल क्लास से, मेरे को याद है मनीष सिसोदिया जी से जब मेरी मुलाकात हुई थी, सन 2000 का टाइम है। मैं इनकम टैक्स में काम किया करता था, इनकम टैक्स में जॉइंट कमिश्नर था। इनकम टैक्स की नौकरी से मैंने इस्तीफा दिया, एक छोटी सी एनजीओ बनाई मैंने परिवर्तन करके, और मैंने नेट पे डाल दिया कि खुद ही एक वेबसाइट बनाई। पैसे नहीं थे मेरे पास, खुद ही एक वेबसाइट बनाई। इंजीनियर हूं, कोडिंग आती थी, वेब पर www.parivartan.com, और वेबसाइट पे उसको लॉन्च कर दिया वेबसाइट को, और उस पर लिखा कि देश से भ्रष्टाचार दूर करने के लिए परिवर्तन से जुड़िए। और वॉलंटियर मैंने इनवाइट किया कि वॉलंटियर बनिए। इत्तेफाक देखिए उस टाइम क्या पता नहीं था कि इस मुकाम तक पहुंचेंगे। ये 2000 1999 की बात है। मेरे को आज भी तारीख याद है, 29 दिसंबर 1999 को उस वेबसाइट पे पहला वॉलंटियर का रजिस्ट्रेशन करने वाले मनीष सिसोदिया थे।
सबसे पहले पता नहीं इनके पास लिंक कैसे पहुंचा, मेरे पास तो उस वेबसाइट को पॉपुलराइज करने के लिए भी पैसे नहीं थे, एडवर्टाइज करने के भी पैसे नहीं थे। तो उस पर मनीष सिसोदिया ने रजिस्टर किया कि मैं वॉलंटियर बनना चाहता हूं। मैं भी बड़ा खुश हो गया, एक आदमी तो फंसा। तो इन्होंने अपना एड्रेस वगैरह भी लिखा था, वहां शकूर बस्ती में, ये जी न्यूज में काम किया करते थे, शकरपुर में काम करते थे। तो इन्होंने एड्रेस लिखा था, तो मैं इनके घर पहुंचा, भाई पहला वॉलंटियर आया है मेरा। तो मैं इनके घर पहुंचा, इनका ऊपर छत के ऊपर एक छोटे से कमरे में एक छोटा सा कमरा था, उसी के अंदर, कमरे के अंदर ही किचन थी और छत के दूसरे कोने में एक इनका टॉयलेट था, बस वही इनका घर था, वहां रहते थे ये। तो छत पे बैठ के उस दिन आसमान के नीचे हम दोनों ने काफी चर्चा की। फिर दिल्ली की, फिर मैंने इनकम टैक्स से बहुत लंबी छुट्टी ले ली, 2-3 साल छुट्टी के बाद फिर मैंने इस्तीफा दे दिया इनकम टैक्स से। 10 साल तक दिल्ली की झुग्गियों के अंदर हमने काम किया। हमारा बैकग्राउंड, मैं एक मिडिल क्लास परिवार से आता था, मनीष एक मिडिल क्लास परिवार से आते थे, और 10 साल का हमारा जो झुग्गियों के अंदर काम था, कई महीने में जाके फिर झुग्गियों में भी रहा, अपना घर छोड़ के मैं जाके झुग्गियों में रहा था। उसने डिसाइड किया कि जब हम दिल्ली सरकार हमने बनाई तो हमने जो काम किए वो इन 10 साल के झुग्गियों में रहने के और हमारे बैकग्राउंड का नतीजा था। झुग्गियों के अंदर हमने देखा कि किस तरह से सरकारी स्कूल का बुरा हाल है। झुग्गियों के अंदर जितने सरकारी स्कूल थे, बेड़ा गर्क था उनका, कुछ नहीं था स्कूलों में, ना डेस्क थे, ना ब्लैक बोर्ड थे, बच्चे पढ़ते नहीं थे, बाउंड्री वॉल नहीं थी, बच्चे आते थे खेलते रहते थे, टीचर पढ़ाते नहीं थे, बहुत ही बुरा हाल था, कोई भविष्य नहीं था बच्चों का। माँ बाप बहुत गरीब थे, प्राइवेट में भेज नहीं सकते थे, थोड़े दिन बच्चों को स्कूल भेजते थे, फिर माँ बाप को लगता था स्कूल भेज के क्या करेंगे, खराब हो रहा है, इसको काम में ही लगा लो, तो बच्चे को भी अपने साथ काम में लगा लेते थे, बच्चा अनपढ़ रह जाता था, फिर बच्चा भी बड़ा होकर गरीब बनता था, गरीब का बच्चा गरीब बनता था, और प्राइवेट स्कूल में अमीर भेजते थे, अमीर का बच्चा अमीर बनता था। तो हमें यही लगता था यार, उन दिनों में 60-65 साल हो गए थे आजादी को, कि क्या चल क्या रहा है हमारे देश के अंदर, एक स्कूल ठीक नहीं कर सकती सरकार, 60-65 साल हो गए, स्कूल क्यों नहीं ठीक कर सकती। उतने दिनों में, उन दिनों में प्लानिंग कमीशन ने एक रिपोर्ट निकाली, उन्होंने कहा कि गवर्नमेंट जो है वो स्कूल नहीं चला पा रही, पूरे देश के अंदर सरकारी स्कूलों का बुरा हाल है, तो सरकार स्कूल नहीं चला पा रही, इसीलिए पीपीपी मॉडल के ऊपर सारे सरकारी स्कूलों को अमीरों को दे देने चाहिए, कॉर्पोरेट्स को दे देने चाहिए। और उसमें लिखा था कि ये सरकारी स्कूलों में जो जमीन है, जितने सरकारी स्कूलों में जमीन बहुत ज्यादा है, उन्होंने कहा ये जमीन भी उनको हैंड ओवर कर दी जाए ताकि उस जमीन को इस्तेमाल करके वो कॉर्पोरेट स्कूल चला सकें। तो स्कैंडल था बहुत बड़ा, लैंड स्कैंडल था कि सरकारी स्कूलों की जमीनें हड़प लो, और सरकारी स्कूलों की जमीनें हड़प के इनकी ऐसी तैसी स्कूल के बच्चे जाएं भाड़ में, कोई उनका पढ़ाने का वो नहीं था, सोच नहीं थी। ऐसे ही अस्पतालों का हाल था, ऐसे ही बिजली का हाल था। मेरे को याद है 2014 की गर्मियां, जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने थे, जून का महीना था, 8-8 घंटे रात को, 8-8 घंटे दिल्ली के अंदर बिजली जाया करती थी। हम 2013 का चुनाव जीते थे बिजली आंदोलन से। 2013 में जब पहली बार हमारी सरकार बनी, उसके पहले पूरे दिल्ली में घूम घूम के मैंने 15 दिन का अनशन किया था, दिल्ली के अंदर 15 दिन का अनशन किया था, क्योंकि हजारों रुपए के लोगों के बिजली के बिल आ रहे थे, और लोगों के से बिजली के बिल नहीं भरे जा रहे थे। आज भी वो, मैं खंबे पे चढ़ के जो मैंने तार जोड़े थे, आज भी वो तस्वीर लोगों को याद है। इतने हजारों रुपए के बिल आते थे, लोगों से बिल नहीं भरे जा रहे थे। तो बिजली लोगों की पहुंच के परे थी। पानी के बिल, इतने पानी नहीं आता था, बिल आते थे 15-15 हजार रुपए के, 20-20 हजार रुपए के पानी के बिल आते थे। ये सारी चीजें और ये सारा अनुभव लेके हम सरकार के अंदर एंटर किए थे। तो एक चीज तो ये थी कि यार, एक आम आदमी की जिंदगी थोड़ी सी सहूलियत करनी है, आम आदमी की जिंदगी थोड़ी सहूलियत। तो आम आदमी को क्या चाहिए? बिजली चाहिए, पानी चाहिए,
बच्चों को अच्छी पढ़ाई मिल जाए, घर में कोई बीमार हो तो उसका अच्छा इलाज मिल जाए। तो हमने ये जो आजकल हमारे मजाक उड़ाते हैं फ्री भी, ये उसी से जो हमारा अनुभव था, जो हमारा संघर्ष था, उसी से निकला था। हमने तय किया, उन दिनों में बिजली इतनी महंगी थी और महंगी होती जा रही थी। इसका मतलब तो ये हो गया कि जिसके पास पैसा उसको बिजली मिलेगी, जिसके पास पैसा नहीं उसको बिजली नहीं मिलेगी। ये तो व्यवस्था ठीक नहीं है। अगर कोई गरीब आदमी है, आज बिजली कोई जैसे खाना खाते हैं ऐसी बिजली इंपॉर्टेंट हो गई है। बिजली के बिना कुछ भी नहीं चलता, घर भी नहीं चलता। बिजली, पंखा, बल्ब, ये तो नेसेसिटी है। तो बिजली हमने तय किया कि 200 यूनिट बिजली हर परिवार को मुफ्त देंगे, 20,000 लीटर पानी हर परिवार को मुफ्त देंगे। हमने तय किया कि स्कूल ठीक करेंगे, अस्पताल ठीक करेंगे। बेसिक नीड्स जो एक आम आदमी की है, वो बेसिक नीड्स सरकार पूरी करे। इस फिलॉसफी से हम लोग सरकार के अंदर एंटर किया। तो हमने जितना, हम तो छोटे लोग हैं, आम लोग हैं, जितना लोगों ने मौका दिया उतना हम लोगों ने काम किया। लेकिन एक चीज है, हवा उल्टी कर दी। जो पहले कहा करते थे कि स्कूल प्राइवेटाइज होने चाहिए, आज वो भी स्कूलों की बात करने लग गए हैं। जो पहले कहते थे कि अस्पताल प्राइवेटाइज होने चाहिए, आज वो भी अस्पतालों की इसकी बात करने लग गए हैं, अस्पतालों की। जो बिजली के दाम बढ़ाते थे, आज सारी पार्टियां कहती हैं हमें वोट दो, हम 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे। आज सारी पार्टियां कहती हैं हम पानी फ्री देंगे। तो हवा का रुख तो पलटा हम लोगों ने। और जो देश के अंदर राजनीति थी कि सत्ता से पैसा और पैसे से सत्ता, पैसा कमाओ, 5 साल कुछ काम मत करो। सरकार एक ऐसा बड़ा राक्षस बन गई है हमारे देश के अंदर हर जगह। द गवर्नमेंट इज वर्किंग फॉर इट्स ओन सेल्फ, अपने लिए ही काम करती है। सरकार का काम क्या है? अगर आप स्कूल भी प्राइवेटाइज कर दोगे, अस्पताल भी प्राइवेटाइज कर दोगे, बिजली भी महंगी कर दोगे, पानी भी महंगा कर दोगे, वो भी प्राइवेटाइज कर दो, फिर सरकार किस लिए है? टैक्स किस लिए देते हैं? इतना सारा जो टैक्स आता है सरकार के पास, वो किस लिए देते हैं? उन्हीं के लिए। उनके घोड़ा, गाड़ी, बंगला, बस उनके लिए देते हैं। सरकार की कुछ तो जिम्मेदारी होनी चाहिए ना। तो हमारा यह मानना है कि सरकार की जिम्मेदारी कम से कम हर बच्चे को अच्छा शिक्षा देना, हर परिवार को अच्छा इलाज देना, अच्छी बिजली देना, इंफ्रास्ट्रक्चर देना, सुरक्षा देना, न्याय देना, ये सरकार की जिम्मेदारी है। और जो भी सरकार आए वो जनता के लिए काम करे। इस मॉडल की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह मॉडल केवल और केवल ईमानदारी पे चल सकता है, बेईमानी पे यह चल ही नहीं सकता। क्योंकि इतने सारे काम कर रहे हैं, इतने सारे काम करने के लिए पैसा चाहिए। पैसा कहां से आएगा? अगर सरकार भ्रष्टाचार करेगी, अगर सरकार की नीयत खराब है, अगर सरकार पैसा कमाएगी, अगर सरकार चोरी करेगी, डाका डालेगी, मंत्री, मुख्यमंत्री चोरी करेंगे, तो ये मॉडल काम नहीं कर सकता। आज पंजाब के अंदर हमारे से पहले वाली सरकारें रोज कहती थी खजाना खाली है, खजाना खाली है, खजाना खाली है, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं। हमने स्कूल भी ठीक कर दिया, अस्पताल भी ठीक कर दिया, बिजली भी फ्री कर दी, इतने सारे काम चल रहे हैं आज पंजाब के अंदर। क्यों? क्योंकि भ्रष्टाचार खत्म हो गया, पैसा बचने लग गया। तो एक तरह से सेल्फ वो है, अपने आप ऑटोमेटिक ये है कि अगर सरकार इतने सारे काम कर रही है तो इसका मतलब सरकार ईमानदार है। जैसे ही हमने दिल्ली की सरकार छोड़ी, 3 महीने नहीं हुए, 4 महीने नहीं हुए, आज दिल्ली को आम आदमी पार्टी याद आ रही है। 4 महीने के अंदर बेड़ा गर्क कर दिया बीजेपी की सरकार ने। एक के बाद एक मोहल्ला क्लिनिक बंद करते जा रहे हैं। अस्पतालों में हमने दवाइयां फ्री करी थी, फ्री दवाइयां बंद कर दी, फ्री टेस्ट बंद कर दिए। सारी दिल्ली का बुरा हाल हुआ पड़ा है, सारी सड़कें टूट गई हैं, पूरी चारों तरफ गंदगी गंदगी फैल गई है। बिजली 6-6 घंटे के पावर कट लगने लग गए। पिछले 7 साल से दिल्ली में 1 मिनट का पावर कट नहीं लगा था। पिछले साल जून के महीने में दिल्ली में 50 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर था, 1 मिनट का पावर कट नहीं लगा। आज अभी तो बारिशों का दिन है, अभी भी बिजली के पावर कट लग रहे हैं। तो दिल्ली का बुरा हाल कर दिया इन लोगों ने। इनकी नीयत खराब है। जैसे मैंने कहा कि इससे साफ जाहिर है, इनके सुनने में आता है हर एमएलए ने अपनी दुकान खोल ली है। बीजेपी के हर एमएलए ने वहां पे दिल्ली के अंदर, हर मंत्री ने अपनी दुकान खोल ली है। तो उन्होंने पैसा कमाना है, उनका कोई मकसद नहीं है सुधार करने का। जितने दिन हमारी सरकार रही, हमें काम नहीं करने दिया, उसके बावजूद हमने काम किया। इस पे तो मुझे लगता है गवर्नेंस के ऊपर और एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर तो मेरे को नोबेल प्राइज मिलना चाहिए कि एलजी के रहते हुए मैंने कितने सारे काम कर दिया दिल्ली के अंदर।
इतनी मुश्किलों के अंदर आपको जान के ताज्जुब होगा, हमने मोहल्ला क्लिनिक बनाए दिल्ली में। 5 मोहल्ला क्लिनिक इनकी बीजेपी की नगर निगम ने बुलडोजर भेज के मोहल्ला क्लिनिक तोड़ दिए इन लोगों ने। क्या मिला इनको? सरकारी मोहल्ला क्लिनिक थे, दिल्ली सरकार के मोहल्ला क्लिनिक नगर निगम ने तोड़ दिए। जिस तरह से इन्होंने परेशान किया, ना काम करेंगे और ना काम करने देंगे, ये इनकी फिलॉसफी है। मैं उम्मीद करता था जब हमने दिल्ली में सरकार संभाली थी, मैं जो मान साहब सिकंदर की कहानी सुना रहे थे, मैं कोई सिकंदर नहीं हूं, ना मुझे कोई सारे चुनाव जीतने का शौक है। मेरा तो ये था कि हम एक मॉडल क्रिएट कर दें, एक उम्मीद जो देश के अंदर खत्म हो गई थी कि सरकारी स्कूल ठीक नहीं हो सकते, प्लानिंग कमीशन कहता था इनको कंपनियों को दे दो, सरकारी अस्पताल ठीक नहीं हो सकते, इनको इसको दे दो। हम वो माइंडसेट चेंज करना चाहते थे कि सरकारी स्कूल भी ठीक हो सकते हैं, अस्पताल भी ठीक हो सकते हैं, नीयत सही चाहिए, बिजली भी ठीक हो सकती है, पानी भी ठीक हो सकता है, सड़कें भी ठीक हो सकती है, सब ठीक हो सकता है। वो हमने करके दिखाया। अगर ये बीजेपी और कांग्रेस वाले, मैंने इनको कितना कहा, मैंने कहा मैं मनीष सिसोदिया भेज देता हूं, तुम्हारे राज्य के स्कूल ठीक कराएगा। मैं बीजेपी को सिखाने को तैयार हूं, कांग्रेस को भी सिखाने को तैयार हूं। हमें नहीं लड़ने चुनाव दूसरे राज्यों में जाके, तुम लड़ लो चुनाव, तुम जीतो, तुम चलाओ सरकार, ठीक काम तो ठीक कर दो। हम तुमको सिखाने के लिए तैयार हैं, लेकिन उनका कोई नियत नहीं है उनके काम करने की, उन्होंने केवल पैसा कमाना है। तो मैं बेहद खुश हूं आज ये हो रहा है। और अब पंजाब में जितनी तेजी से आज काम हो रहा है, मैं समझता हूं कि अगले 5 साल के बाद जैस्मिन शाह पंजाब मॉडल के ऊपर भी एक किताब लिखेंगे और इसी हॉल के अंदर हम आके उसका विमोचन करेंगे। आप सब लोग आए, इतना समय निकाला, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत ਧੰਨਵਾਦ ਸਰ। ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਚੇਤਨਾ ਜਗਾਉਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਹਰਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਬਲਜੀਤ ਬੱਲੀ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਬਲਜੀਤ ਬੱਲੀ ਜੀ ਬਹੁਤ ਸੀਨੀਅਰ ਸਾਡੇ ਕਾਲਮ ਨਵੀਸ ਨੇ, ਐਡੀਟਰ ਨੇ babushahi.com ਦੇ। ਬਲਜੀਤ ਬੱਲੀ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਮਾਈਕ हेलो, मैं नेता नहीं ना है, नेट इतनी ठीक है। बहुत मुबारक जैस्मीन शाह जी ਨੂੰ बहुत अच्छा ने चलो एक मॉडल सामने उन्होंने लिखती रूप ਚ देखो ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖਿਆ 'ਚ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਫਲਾਣੇ ਸਾਰੇ ਤਾਂ ਸੁਣਦੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਪਰ ਇੱਕ ਉਹਨੂੰ ਫਾਰਮੂਲੇਟ ਕਰਕੇ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ ਹੈ, ਅੱਛੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਕੋਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋਵੇ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਅਲੱਗ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਫਾਰਮੂਲੇਟ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਤੇ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਕਿ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਡੈਮੋਗ੍ਰਾਫੀ ਵੱਖ ਹੈ, ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਦੀ ਬਣਤਰ ਵੱਖ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਵੱਖ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਲਚਰ ਵੱਖ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਜਦੋਂ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ 3 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਨੈਗੇਟਿਵ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੋਣਗੇ? ਕੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ, ਜਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਕਤਾਂ ਆਈਆਂ, ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆਈਆਂ, ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਦੀ ਬਣਤਰ, ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਜੀਓਗ੍ਰਾਫੀਕਲ ਸਾਰਾ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਕੀ ਉਹ ਐਜ਼ ਇਟ ਜੀ ਲਾਗੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਹੋੜ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮੂਥਲੀ ਲਾਗੂ ਕਰ ਸਕਦੇ? थैंक यू बली साहब, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ 10 ਮਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਾਲ ਹੀ ਲੱਗ ਗਏ, 1 ਸਾਲ ਲੱਗ ਗਏ, 1 ਸਾਲ ਲੱਗ ਗਿਆ ਜੀ ਪਹਿਲੇ 10 ਮਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਬਣਾਉਣ। ਇੱਥੇ 1 ਸਾਲ 'ਚ 500 ਬਣਾਤਾ ਜੀ ਅਸੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਉਹ ਕੰਘਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਮਿਲਦਾ ਜਦੋਂ ਗੰਜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਕੰਘੇ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੂਜੇ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਵਰਤ ਲਓ ਤਾਂ ਕਿ ਕੰਘਾ ਉਦੋਂ ਮਿਲ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲ ਹੋਣ ਜਦੋਂ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਵਰਤਿਆ, ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਝੱਲੀਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨਜ਼ਾਰੇ ਹੀ ਲਏ ਨੇ। ਵੀ ਮਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਚੱਕ ਦਿਓ, ਇੱਥੋਂ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਜੀਰਕਪੁਰ ਤੋਂ ਉਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉੱਥੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ।
ਇੱਥੋਂ ਬਣ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਉਹ ਸਰ, ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ ਸਲਾਈਡਸ ਵਗੈਰਾ ਇੱਥੋਂ ਅਜੀਰਕਪੁਰ ਕੋਲੇ ਫੈਕਟਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਜੀ ਦੇਖ ਕੇ ਫਿਰ ਐ ਇੱਕ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਜਾਂ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਖੜਾ ਕਰਦੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਹਸਪਤਾਲ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਨੇ, ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਬਸ ਸਿਰਫ ਉਹਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ ਇੱਕ ਰੂਪ ਦੇਣਾ ਸੀਗਾ, ਦਵਾਈਆਂ ਰੱਖਣੀਆਂ ਸੀ, ਡਾਕਟਰ ਦੇਣੇ ਸੀ। ਸੋ ਅਸੀਂ 800 ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ 881 ਹੋ ਗਏ ਜੀ ਹੁਣ। ਇੱਕ ਕੱਲ 200 ਹੋਰ ਤਿਆਰ ਹੈ, 1000 ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਜੀ। ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਐਂਟੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਮੂਵਮੈਂਟ ਸ਼ੁਰੂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਬੰਦੇ ਅਸੀਂ ਫੜ ਲਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਫੋਨ ਹੀ ਦੇਣਾ ਵੀ ਫੋਨ ਦਿਓ, ਵੀ ਜੇ ਬਾਬੂ ਕੋਈ ਮੰਗਦਾ ਪੈਸੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਲੱਭ ਲਏ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਕਰਤਾ ਕਿ ਆਹ ਨੰਬਰ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮਨਾ ਨਾ ਕਰਿਓ, ਜੇ ਉਹ ਪੈਸੇ ਮੰਗਦਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੇਬ 'ਚ ਹੱਥ ਪਾ ਕੇ ਫੋਨ ਕੱਢ ਲਿਓ, ਉਹਦੀ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚ ਲਓ ਜਾਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਲਓ, ਸਾਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਵਾਂ ਤਰੀਕਾ ਕੱਢ ਲਿਆ ਬੱਲੀ ਸਾਹਿਬ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਖਤਾ ਅੰਦਰ ਮੋਬਾਈਲ ਲਿਆਉਣਾ ਸਖਤ ਮਨਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਤਰੀਕਾ ਲੱਭ ਲਿਆ। ਅਸੀਂ ਕਿ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜੇ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਕਿ ਮੋਬਾਈਲ ਅੰਦਰ ਲਿਆਉਣਾ ਸਖਤ ਮਨਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਉਹਨੂੰ ਕਰਪਟ ਹੀ ਮੰਨਾਂਗੇ। ਕਿਉਂ? ਮੋਬਾਈਲ ਕਿਉਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਅੰਦਰ ਸਰ? ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਰੌਕਟ ਲਾਂਚਰ ਹੈ ਹੋ ਜਾਂ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਕਿਉਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ? ਏਦਾਂ ਕਰਕੇ ਸਰ ਸਾਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਤਜਰਬੇ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤਜਰਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵਰਤਦੇ ਰਹੇ, ਤੇ ਬੜੀ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਅਸੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਡਲ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਹੈਲਥ ਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਮਤਲਬ ਬੱਚੇ ਸਰ JEE ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਰਹੇ, JEE ਐਡਵਾਂਸ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਰਹੇ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ, ਤੂਰ ਬੰਜਾਰੇ ਦੀ ਕੁੜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਤੱਕ 10ਵੀਂ ਕਲਾਸ 'ਚ ਦਿੜਬੇ ਪਹੁੰਚੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਨੀਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਨੀਟ ਕਲੀਅਰ ਕਰਕੇ ਡਾਕਟਰ ਬਣਨ ਲੱਗੀ ਹੈ ਜੀ। ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ 500 ਬੱਚਾ ਸਾਡਾ JEE ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਿਆ ਮਾਡਲ? ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜੀ, ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਵੋਟਾਂ 'ਚ ਜਿੱਤਣਾ ਹਾਰਨਾ ਇਹ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਪਰ ਇੱਕ ਲਕੀਰ ਖਿੱਚ ਦੇਣਾ ਤੇ ਇੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਡੰਡੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਸਰ, ਜਿੱਥੋਂ ਦੀ ਪਹਿਲਾ ਬੰਦਾ ਲੰਘ ਗਿਆ ਉਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਡੰਡੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬਿੰਗੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ, ਫਿਰ ਪਹਾ ਬਣਦਾ ਸਰ, ਫਿਰ ਸੜਕ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੈੜਾਂ ਪਾਈਆਂ, ਅਸੀਂ ਮਗਰ ਸੜਕਾਂ ਬਣਾਤੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਮਗਰ ਪਾਹੇ ਬਣਾ ਲਏ। ਤੇ ਇਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨੌਲੇਜ ਸ਼ੇਅਰ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਇੱਕ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ, ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੀ ਨੌਲੇਜ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਜਿਵੇਂ CM ਸਾਹਿਬ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਕਿ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਕੰਮ ਤਾਂ ਮੁਲਕ ਦਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਆਪਦਾ ਥੋੜੀ ਮਾਡਲ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ, ਕੋਈ ਪੇਟੈਂਟ ਰਾਈਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਲਏ ਅਸੀਂ, ਸਾਥੋਂ ਪੁੱਛ ਲਓ। SSF ਬਣਾਈ ਜੀ, ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੋਰਸ, 14 ਬੰਦੇ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਡਾਟਾ ਕਢਾਇਆ ਸੀਗਾ 14 ਬੰਦੇ ਡੇਲੀ ਮਰਦੇ ਸੀਗੇ ਜੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਔਨ ਦਾ ਸਪੌਟ, ਨੰਬਰ 1 ਪੰਜਾਬ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ 'ਚ। 14 ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋ ਗਿਆ 14 ਨੂੰ 3 ਮਹੀਨੇ ਨਾਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ 450 ਨੂੰ 12 ਨਾ ਕਰ ਲਓ, 5500 ਬੰਦਾ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਸਰ ਔਨ ਦਾ ਸਪੌਟ। ਅਸੀਂ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੋਰਸ ਬਣਾਤੀ। ਉਹੀ ਸੜਕ ਜਿਹੜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੋਰਸ ਹੈ 5000 6000 ਬੰਦਾ ਜੀ PAP ਚੋਂ ਲਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ PAP ਚੋਂ ਕੁਆਟਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਰਕੇ ਤੜਕੀ ਫਿਰ ਵੜ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਕੁਆਟਰਾਂ 'ਚ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇਤੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇਤੀ। ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਿਨਿਸਟਰ ਗਡਕਰੀ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, 48% ਡੈਥਾਂ ਮੌਤਾਂ ਘਟ ਗਈਆਂ। ਸਾਥੋਂ ਸਿੱਖ ਲਓ, ਅਸੀਂ ਸਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਕੀ ਪਤਾ ਨੌਲੇਜ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲ ਜੇ। ਸੋ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਰਿਹਾ ਸਰ ਇਹ। ਔਰ ਹਾਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਕੰਮ ਸਿੱਖ ਗਏ ਨਾ ਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ, ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਦੂਜਾ ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦੇ, ਦੂਜਾ ਵੀ ਲੰਘ ਗਿਆ ਜੀ। ਲੈ 3 ਸਾਲ ਤੱਕ ਲਾ ਦੇਣਗੇ, ਖਤਮ ਹੀ ਹੋ ਜੂ ਕੰਮ, ਪਾਰਟੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜੂ। ਤੀਜਾ ਵੀ ਲੰਘ ਗਿਆ ਜੀ, ਹੁਣ ਚੌਥਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਜੀ, ਹੁਣ ਉਹ ਆਪ ਖਤਮ ਹੋਏ ਪਏ ਨੇ ਜੀ, ਹੁਣ ਖੋਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਮਤਲਬ
ਤਜਰਬਾ ਤਾਂ ਤਾਈਓ ਹੋਊਗਾ ਜੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੂਗਾ ਨਾ। ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਲਿਆਓ। ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਈਏ ਯਾਰ? ਕੰਮ ਤਾਂ ਦੇ ਦਿਓ, ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਕੰਮ ਨੂੰ ਹੀ ਤਾਂ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਕੰਮ ਸਿੱਖ ਗਏ ਜੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਦੀਆਂ ਬਾਬੂਸ਼ਾਹੀ ਰਾਹੀਂ ਖਬਰਾਂ ਵੀ ਛਾਪਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਪੈਨੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਓ ਕਰੋ ਗੱਲ, ਕਿਹੜੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਰਨੀ। अच्छा मॉडल है जी और कामयाब मॉडल है। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी अगली बेनती, मैं एक बस कहना चाहता हूँ, देखिए मुल्क तो तरक्की तभी करेगा जब हम एक दूसरे से सीखेंगे। 75 साल तो हो गए, और जैसे मान साहब अपने स्टाइल में बोलते हैं, बिल्कुल सही बोलते हैं कि अमेरिका तो चांद पे जाके प्लॉट काट रहा है और हम अभी भी सीवर के ढक्कन बदलते रह गए। तो समय बहुत बीत चुका है, और ऐसा नहीं कि हमारे पास टैलेंट नहीं है, ऐसा नहीं कि हमारे पास इंटेलिजेंस नहीं है। मैं तो हमेशा ये कहता हूँ कि जो ऊपर वाले ने पृथ्वी बनाई थी तो सबसे इंटेलिजेंट लोग उसने इंडिया में भेजे थे, और सबसे काइयाँ और बदमाश पॉलिटिशियन भी उसने इंडिया में भेजे थे। वो हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। अब दिल्ली में हमने कुछ काम करे, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये वो। पंजाब में जो काम चल रहे हैं इस टाइम वो ऐतिहासिक है। हमारे पास पुलिस नहीं थी। यहाँ पे जो नशे के खिलाफ इस टाइम जंग चल रही है, गुजरात में इतना नशा है, हरियाणा में इतना नशा है, दिल्ली में इतना नशा है। अब पंजाब से सीख के बाकी राज्य भी काम कर सकते हैं। पंजाब में 2022 में जब हमने सरकार संभाली, 21% एग्रीकल्चरल लैंड इरिगेटेड थी, सिंचाई केवल 21% खेतों में जाती थी। 70 साल के बाद केवल 21% खेतों में सिंचाई का पानी जाता था। 3 साल में हमने 63% पहुंचा दिया, और अगले साल 31 मार्च तक 95% पंजाब की खेती सिंचाई से होगी। 3 साल में। तो 3 साल में हम कर सकते हैं। तो अभी मैं गुजरात गया हुआ था, वहां पे सभी साथियों, वहां पे खेती सिंचाई से होती नहीं है, जबकि पानी इतना है वहां पे, इतना पानी है। नियत ही नहीं है उनकी। हमने किया, आप भी सीख लो हमसे, हम आपसे सीखेंगे। उन्होंने भी कुछ अच्छे काम कर रखे होंगे, मैं ये नहीं कह रहा हम नहीं करे हैं सारे। तमिलनाडु में भी कुछ किए होंगे, केरला ने भी कुछ किए होंगे। आपस में एक दूसरे से सीखेंगे तो जल्दी मुल्क तरक्की करेगा। ये ऑपोजिशन वाले तो कहते रहते हैं दिल्ली वाले, दिल्ली वाले। अरे दिल्ली वाले क्या, कनाडा वालों से, अमेरिका वालों से, जर्मनी वालों से, जापान वालों से, कहीं से हमें सीखने को मिलेगा। हम पंजाब की तरक्की से वहां के एक्सपर्ट्स लेके आएंगे। हमें तो पंजाब की तरक्की चाहिए यार। मेरी अगली बेनती जी न्यूज़ तो दीपक धीमान जी ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਉਹ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ, ਗੁੱਡ ਈਵਨਿੰਗ। ਮੈਂ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿਤਾਬ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਦੂਜੀ ਮਾਡਲ ਤੇ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਤੀਜੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਸੀ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕਿਤਾਬ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਲਿਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਜੀ ਵੀ ਬੜਾ ਕਰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਟਰੈਕਟਰ ਚਾਲੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਇੱਧਰ ਸਾਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇੱਧਰ ਮੁੱਖ ਸੰਪਾਦਕ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਤੇ ਸੰਪਾਦਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਰਾਦਰੀ ਵੱਲੋਂ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾ ਦਈਏ, ਅੱਜ ਤੁਹਾਡਾ ਟਰੈਕਟਰ ਚਾਲੂ ਕਰ ਦਈਏ। ਮੈਂ ਇਹ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਟਲ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਮਾਡਲ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਲਿਖਿਆ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆ ਨਿਰਮਾਣ, ਤੇ ਫਿਰ ਲਿਖਿਆ ਨਵਾਂ ਨਕਸ਼ਾ, ਤੇ ਥੱਲੇ ਲਿਖਿਆ ਜੈਸਮੀਨ ਸ਼ਾਹ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਉੱਪਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੇਜਰੀਮਾਨ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਲੈ ਕੇ ਕੇਜਰੀਮਾਨ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਟਾਈਟਲ। ਅੱਛਾ ਟਾਈਟਲ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਵਿਕਸਿਤ ਪੰਜਾਬ ਆਊ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਆਪਾਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜੈਸਮੀਨ ਸ਼ਾਹ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਜੀ, ਬਸ ਉੱਥੇ ਆ ਰਿਹਾ ਮੈਂ, ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜੈਸਮੀਨ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਦੀਪਕ ਬਾਲੀ ਜੋੜਨਾ ਪਊ। ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਨਾ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਕਹਾਣੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ, ਮੈਨੂੰ ਹਜੇ ਆਪਣੀ ਉਮਰ 'ਚ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਉਸ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਅੰਜੂ ਆ ਗਏ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਇਹ ਹਰੇਕ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਇਹ ਉਹਦੇ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਦਾ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਇੱਥੇ ਵਿਸ਼ਾ ਹੀ ਇੰਨੇ ਵਿਸ਼ੇ ਨੇ ਜੈਸਮੀਨ ਜੀ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ 10 ਸਾਲ ਉੱਥੇ ਲਾਤੇ ਖੋਜ 'ਚ, ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਆਲਰੇਡੀ ਸਾਰੇ ਤਿਆਰ ਪਏ ਨੇ, ਸੀਵਰੇਜ ਦੇ ਢੱਕਣ,
ਆਪਣਾ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਦੇ ਮੁਰਦੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈਗਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਆਪਣੇ ਰਿਸਰਚ ਤੇ ਡਾਟਾ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਖੋਗੇ, ਕਿਆ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਹੁਣ ਫੇਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ 1 ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ? ਹੁਣ ਕੋਈ ਐਮਪੀ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਕਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਨਸ਼ਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਮੁੱਕ ਗਿਆ? ਤੇ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਐਡੀਸ਼ਨ ਕਦ ਆਏਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਛਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ, ਉਸ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਜੇ ਲੋਕ ਅਰਪਣ ਅੱਜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਲੋਕ ਦਰਪਣ ਕਦ ਬਦਲੂਗਾ? अगली भी पंजाबी में लिखेगा। नहीं, पंजाबी में लिख पाऊंगा कि नहीं उसकी गारंटी नहीं है, लेकिन इतना मैं कह सकता हूं कि 10 साल के कामों के बाद मैंने जब सोचा कि दिल्ली मॉडल पे किताब लिखनी चाहिए, इतना मैं मुझे लग रहा है, पूरी विश्वास है मेरा, मेरी गारंटी है कि पंजाब में 5 साल से ज्यादा में नहीं लगना, जिसके बाद हम एक किताब लिख पाएंगे कि पंजाब में हमने कैसे, कहां पंजाब था और कहां पंजाब को हमने पहुंचा दिया। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। मेहरबानी तिमान साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। और ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਾਸੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਭਲਾ ਚਾਹੁਣ ਵਾਲੇ, ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਮੰਗਣ ਵਾਲੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਦਿਨ ਰਾਤ, ਲੱਖਾਂ ਸਪੀਕਰਾਂ ਚੋਂ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਅਰਦਾਸਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਬਲੈਸਡ ਧਰਤੀ ਹੈ ਸਰ, ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਹ ਹਾਲ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਡਿਜ਼ਰਵ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਇਹ ਜੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ। ਭਾਵੇਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਉਹ ਲੰਬੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿਲੇਬਸ 'ਚ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਬਸੇ ਵਿਕਸਿਤ ਰਾਜ ਕੌਣ ਸਾ ਹੈ? ਉਹਦਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪੰਜਾਬ, ਪੂਰੇ ਨੰਬਰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਸਰ। ਹੁਣ ਸਰ ਪੰਜਾਬ ਕਿਤੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। 19वें 18वें 29वें, मतलब एजुकेशन जस्ट 2017 में 29वें नंबर पे थे सर। इसका मतलब इतने तो हमारे कंट्री में राज्य भी नहीं है, इसका मतलब यूटी भी अलग, चंडीगढ़ भी आगे होगा, गोवा दमन दीव वो भी आगे होगा हमसे। अब हम नंबर 1 बन गए सर। तो पंजाब में टैलेंट की कमी नहीं है, पंजाब में कुर्बानियों की कमी नहीं है। पंजाबियों को ये सिखाने की जरूरत नहीं है कि देशभक्ति क्या होती है। हमने लड़ाइयां लड़ी, गुरु साहब के टाइम से लड़ाइयां लड़ी, ਅਸੀਂ ਲੜਾਈਆਂ ਲੜ ਕੇ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਇਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਮਤਲਬ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਕਵੇ ਫੌਜੀਆਂ ਵਾਲੀ ਟੋਪੀ ਪਾ ਕੇ ਕਿ ਮੈਂ ਆ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਜੀ? ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਆ ਫਿਰ? ਨਾ ਆਰਡੀਐਫ ਦਾ ਪੈਸਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਨਾ ਫਲਾਨਾ ਚੀਜ਼ ਰੋਕ ਲਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ, ਨਾਲ ਫਲਾਨੀ ਚੀਜ਼ ਰੋਕ ਲਾਂਗੇ। ਕੁਡ ਯੂ ਬਲੀਵ ਦੈਟ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਠਾਨਕੋਟ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ 2017-18 ਦੀ ਗੱਲ, ਤਾਂ ਦੀਨਾਨਗਰ ਪਠਾਨਕੋਟ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ, ਮਿਲਟਰੀ ਆਈ ਤੇ CASF ਆਈ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਜਦੋਂ 17 ਸਰਕਾਰ ਬਦਲ ਕੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਏ, 7.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਿੱਲ ਭੇਜਤਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਲਟਰੀ ਦਾ। ਮੈਂ MP ਸੀ ਉਦੋਂ, ਮੈਂ ਰਾਜਨਾਥ ਜੀ ਕੋਲ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲਟਰੀ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਰੈਂਟ ਤੇ ਕਰਨੀ ਪਊ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਟਰੀ, ਸਾਡੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਫੌਜ 'ਚ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਮੁੰਡੇ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਦਿਓਗੇ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਪਠਾਨਕੋਟ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ? ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕਰਨ ਆਏ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਰੋਕ ਲਏ ਸਰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਫਿਰ ਐਂ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰਾਂਗੇ ਸਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ, ਬਿੱਲ ਭੇਜ ਦੇਣਗੇ, ਲੰਘ ਜਾਓ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਭਾਈ। राजनाथ कहना ये बात बताना मत यार, प्लीज प्लीज माफ कर देते हैं, अभी माफ कर देते हैं। भी यार कमाल है यार, सानू तुसी मिलिट्री किराए ते दिंदे हो यार, फिर होर असीं की करिए फिर उन्हां नूं? सो इस करके पंजाब नाल धक्का होया, पंजाब डिजर्व नहीं करदा सी ये जो होया। पर हाँ, ट्राली ते लिखिया हुंदा नित मंगवी ट्राली नहीं मिलनी, अपनी बना ला मित्रा। असीं तां हुण अपनी बनाउण लगे होए हां। पंजाब नूं असीं पंजाब नूं ही पैरां सिर खड़ा करांगे। असीं कितों भीख थोड़ी मंगदे हां, असीं अपने टैक्स दा पैसा मंगदे हां, सानूं टैक्स दा पैसा दे दो वापस। नहीं दिंदे, नहीं दिंदे। फिर वो कहंदे कर्जा ले लिया जी फलाना, यूपी ते किन्ना कर्जा जी, गुजरात ते किन्ना कर्जा जी, अपने देश ते किन्ना कर्जा जी? वो नहीं 50 कर्जा ला ला, 50 तक कर्जा ही करता, मोड़ांगे ताइयों देखांगे। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ਾ ਹੋਵੇ ਨਾ 90 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਮਰਦਾ ਨਹੀਂ ਉਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆਵਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਅਗਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਬਚਿਆ ਰਹੇ ਯਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਬਸਦਾ ਰਹੂਗਾ।
बहुत बहुत धन्यवाद जी साਰਿਆਂ ਦਾ नहीं, मैं बस ये कह रहा था जो आप कह रहे थे। पहली चीज तो 5 साल के बाद जब जैस्मिन शाह या कोई और किताब लिखेंगे तो वो बिल्कुल नई होगी, उसका नाम भी नया होगा, उसका वो भी सब कुछ नया होगा। और जिस स्पीड से अब काम हो रहा है, मैं कोई ये एरा गैरा स्टेटमेंट नहीं दे रहा, 3 साल के अंदर पंजाब आज नंबर 1 हो गया शिक्षा में पूरे देश के अंदर। 21% से 63% पे इरिगेशन पहुंच गई 3 साल के अंदर। नशों के खिलाफ जबरदस्त युद्ध चल रहा है। बिजली के लिए हमने टारगेट 1 साल रखा है कि 1 साल में बिजली 0 पावर कट स्टेट बन जाएगा पंजाब भी। जैसे दिल्ली में कोई पावर कट नहीं लगता था, दिल्ली पंजाब के अंदर भी हमने, मैं समझता हूं 5 साल में आपके मोस्टली पैरामीटर्स में पंजाब देश का नंबर 1 सूबा होगा, ऐसा हमारा दिल कहता है। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਲੋਕ ਅਰਪਣ ਜਿਹੜਾ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਮਾਡਲ ਬਾਅਦ ਚਾਹ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਚਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਪੀ ਕੇ ਜਾਓ। ਦੇ ਬਸੰਤੀ ਚੋਲਾ ਮੇਰਾ ਰੰਗ ਦੇ ਬਸੰਤੀ ਚੋਲਾ ਹੋ ਅੱਜ ਰੰਗ ਦੇ ਬਾਹਰ ਬੁੱਕ ਸਟਾਲ ਲੱਗਿਆ